मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ी सी गरीबी रहनी चाहिए काम के अंदर। तो पहले तो ये बताओ गरीबी में किया है या अमीरी में किया है? नेटफ्लिक्स के साथ तो चांदी है, कह सकते हैं मिडिल क्लास वे में किया है, गरीबी तो नहीं कहूँगा मैं। अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में भी हम थोड़े लोअर मिडिल क्लास वाले हैं। नहीं। पर जो तुम लंगूरकर कैरेक्टर क्रिएट कर दिया, हाँ टेल मी अबाउट दिस वाज, आई थिंक दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक। हाँ, वो नरेशन के दौरान ही मेरे सेटअप में पीछे चलते हुए जाता दिखता था, आता दिखता था। अपनी लाइफ में ना अपना किरदार हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है ना, तो मुझे त्यागी देखने लग गया, जो कि चालाक आदमी है पर भोला है। हर आदमी जो है वो इम्प्रेस करने में लगा है, एंड दैट्स व्हाई योर शो स्टैंड्स आउट, क्योंकि उसमें कोई डर नहीं था इस बात का किसी को इम्प्रेस करना है। मेरे ख्याल से सिनेमा इतना ज्यादा पावरफुल मीडियम है, बिल्कुल वर्ल्ड वॉर जिताया इसने अमेरिका को और इंग्लैंड को। अल्टीमेटली सिनेमा का सिर्फ दो ही पर्पस हो सकते हैं, या तो आपको सोचने पे मजबूर करें या आपको कुछ महसूस करने पे मजबूर करें। वेलकम दोस्तों इन दिस पॉडकास्ट ऑफ ब्रूटली ऑनेस्ट। जब भी अक्सर ये बात चलती रहती है कि फिल्मों का ओटीटी में, टीवी में बड़ी मोनोटनी हो गई है, स्टैंडर्ड हो गया है, सब लोग एक सा काम कर रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो कहीं से, जैसे कहते हैं पत्थर को फाड़ के एक बीज में ताकत हो तो वहीं से फूल निकल आता है, कोई ना कोई उस सिस्टम को डिसरप्ट कर देता है। और मैं सिर्फ डिसरप्टर्स के साथ ही बात करता हूँ। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, आई वॉज समवेयर और मैंने एक शो किसी और कारण से, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि सर आपको कास्टिंग के लिए 2-4 चेहरे हैं, आप ये शो एक ओटीटी का है वो देख लीजिए। तो मैंने कहा चलो 10-15 मिनट देख लेता हूँ इसको, कौन जिस कैरेक्टर की बात कर रहा है उसने मुझे टाइमिंग भी दे दिया, इस मिनट पे इस कैरेक्टर को देखना है। पर मैंने जब उसको देखना शुरू किया तो मैं रुक गया, और फिर मैंने बैठ के उसका सारे एपिसोड्स देखता गया। एंड उस शो का नाम है मामला लीगल है, और इस शो ने पूरे ओटीटी के सिनेरियो को डिसरप्ट करके रख दिया है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि आज आई कॉल द डायरेक्टर ऑफ दैट शो, अ वेरी यंग, मैं सोच रहा था कोई मिडिल एज बंदा आएगा, लेकिन एक बहुत ही यंग लड़का, हिज नेम इज़ राहुल पांडे। वेलकम राहुल। हेलो सर, थैंक यू सो मच। तो थैंक्स फॉर कमिंग यार। तुम कह रहे थे कि तुम बहुत शर्माते हो कैमरे के सामने, ऐसा क्यों है? कैमरे के साथ रहते हो 24 घंटे, शर्माते क्यों? मैंने सर इनिशियली जब शुरू कर रहा था, जब शॉर्ट फिल्म्स बनाता था, तब एक्टर्स मिलते नहीं थे तो खुद एक्टिंग भी करनी पड़ती थी, पर अपने आप को जब कैमरे के सामने देखना शुरू किया ना तो पहचान नहीं पाया कि मैं ऐसा दिखता हूँ। हाँ। तो मैंने तब से कैमरे के पीछे रहना ही सही समझा है। तो आई एम वेरी शाई इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट यहाँ का इन्वायरमेंट जैसा है, मैं अभी हमारी थोड़ी बात भी हो गई है तो वो आइस ब्रेक हो चुका है। राइट नाउ आई एम जस्ट इग्नोरिंग द कैमरा एंड बट मैं सच्ची आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू एट अ पर्सनल लेवल। मुझे इन चीज़ों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या समझती है, क्या बोलती है, क्या नहीं कहती है। आई थिंक मामला लीगल है इज़ अ रियल डिसरप्टर इन ओटीटी सिनेरियो, और मेरा रीज़न उसका ये है, लेट्स लुक एट फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थीम, सबसे पहले ऐसी थीम पे कोई काम करता नहीं है, सब मर्डर मिस्ट्रीज और वो सब में करते हैं कि भाई यही चलता है, लोगों को टिटिलेट करो या शॉक करो, इस तरह का। एंड दूसरा कास्टिंग, कोई स्टार ले लो, ये ले लो, बड़े लोग ले लो, तो लोग डायरेक्टर्स अपने सर से जिम्मेदारी हटाना चाहते हैं, चलो स्टार है, राइट, ठीक है, चैनल सब ओटीटी वगैरह सब करते हैं यही। यानी कहीं भी जाओ, तुम कितना भी अच्छा शो ले जाओ, कहते हैं अच्छा हु स्टारिंग, और तुम घटिया से घटिया स्क्रिप्ट ले जाओ और कह दो मेरे पास ये 2-3 बड़े लोग हैं, एक रिटायर्ड हीरोइन है जो 10 साल पहले बहुत बड़ी स्टार थी, उसको ले लो, या किसी हीरो को ले लो, तो उससे वो खुश हो जाते हैं, शो कैसा भी बने। 50 शो आते हैं, कोई देखता नहीं। तो बड़े कम शोज होते हैं जो कि आपकी मेमोरी को डेंट करते हैं, यू फील रिलेटेड, आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे जीवन की कहानी है। तो ऑन एवरी काउंट, कास्टिंग हो, नुआंसेस हो, कई लोगों ने उसे बोला थोड़ा सा अमेचरिश कहीं लगता है, बट आई थिंक उसकी वही ब्यूटी है। अगर वो भी क्लिनिकल प्लास्टिक सा होता, टेम्पलेट में फिट, एक्टिंग ऐसे ही होती है, ये ऐसे ही होता है, तो शायद उसमें वो मजा नहीं आता। राइट। तो मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ी सी गरीबी रहनी चाहिए काम के अंदर। तो पहले तो ये बताओ गरीबी में किया है या अमीरी में किया है? नेटफ्लिक्स के साथ तो चांदी है। हाँ, मतलब देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है, ये पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ये मेरा दूसरा शो है,
पर मुझे बाकी सब भी यही कहते हैं, और शायद मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी यही जवाब दीजिएगा कि बजट कभी पूरे नहीं होते, दिन हमेशा कम पड़ते हैं। तो वैसा तो था कि, और स्पेशली जब आप कॉमेडी कर रहे हो सेट पे, क्योंकि हंसी एक ऐसी चीज़ है जो आप जल्दी जल्दी लाइट जा रहा है वैसे नहीं कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा टाइट शेड्यूल था, लेकिन हाँ हमने, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं, जो प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने काफ़ी कंफर्ट जोन में रखा था, माहौल काफ़ी सही रखा था। तो आप कह सकते हैं मिडिल क्लास वे में किया है, गरीबी तो नहीं कहूँगा मैं। अच्छा, तो अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में हम थोड़े लोअर मिडिल क्लास वाले हैं। नहीं। हम थोड़ा गरीबी में बनाते हैं काफी। जी। पर एनीवे तो पर अच्छा मुझे ये बताओ कि ये मामला लीगल है, पूरी तरह से लीगलिटी के अराउंड बेस करना, तो बेसिकली देखा जाए तो इट्स एन अंडरबेली ऑफ लीगल सिस्टम, राइट। पर तुम लीगलिटी में नहीं घुसे उसके, राइट। और ये बड़ा ऑब्वियस एक टेम्पटेशन है कि अगर आप कोर्ट वोर्ट के आसपास बना रहे हैं तो कुछ लॉयर जिरह कर रहे हैं, वो हो रहा है। आप लोगों ने वो किया ही नहीं। आप उसकी जो उसकी पेरिफेरी है, जो हिंटरलैंड है उसका, उसमें घुस के आपने चीजों को पकड़ा है। ओके, तो ये कैसे, दिस इज अ वेरी यूनिक थॉट, आई रियली लव्ड इट कि संभव ही नहीं कि कोर्ट के आसपास आप बनाए उसमें कोर्ट रूम ड्रामा ना हो, तो आपने कोर्ट रूम ड्रामा हटा दिया, आउटसाइड द कोर्ट रूम सारा ड्रामा। सो एक तो सर इसमें बहुत बड़ा श्रेय जो है वो हमारे दोनों राइटर्स को जाता है। दोनों के नाम बताइए आप। सौरभ खन्ना और कुणाल अनेजा। देखिए, एक तो वो डे वन से बहुत क्लियर थे कि ये कोर्ट रूम ड्रामा या कॉमेडी नहीं होगी, ये कोर्ट प्रेमाइज्ड ड्रामा या कॉमेडी होगी। और कोर्ट प्रेमाइज में आपके फॉयर एरिया भी आ जाते हैं, कॉरिडोर भी आ जाता है, बाथरूम भी आ जाता है, वो जगह जहाँ वो लोग पान खाते हैं, चाय पीते हैं, जहाँ बकैती करते हैं बैठ के, तो वो सारे एरिया आ जाते हैं। तो एक तो ये चैलेंज भी था जो आई एम श्योर कि दोनों राइटर्स को लिखते वक्त महसूस भी हुआ होगा कि जब आप एक कोर्ट को पकड़ते हैं जो कि एक फिक्टिशियस कोर्ट है, पटपटगंज में ऐसा कोई कोर्ट नहीं है, और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। एम एक ये था कि विजुअली और राइटिंग वाइज हम अगर इस कोर्ट को देखें तो भारत के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फीलिंग आपको उसमें नज़र आने लगे, चाहे वो पटना में है, कानपुर में है या नागपुर में, है ना। कि इन छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में किस तरीके से चीज़ें फंक्शन होती हैं, कैसे लोग आते हैं, उन्हें बेच दिया जाता है, क्लाइंट्स बिक रहे हैं, या फिर एक पीपी साहब वो केस क्यों नहीं लेना चाहते और फिर लेने में क्यों मजबूर होते हैं, या आपसी इनके तालमेल कैसे। तो आइडिया तो ये था कि प्रेमाइस पे फोकस करें, और वो डे वन से सौरभ और कुणाल के माइंड में बहुत क्लियर था, उस पर ह्यूमर करना है, क्योंकि वैसा हमें बहुत ज़्यादा इस तरफ नहीं जाना था कि हम किसी, मतलब अगर आप शो में देखोगे, मतलब वो आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे कि आपको कितना महसूस हुआ, पर ये कोशिश थी कि इमोशन और ड्रामा मेंटेन रखा जाए, बट हर बात को थोड़े सटायर और ह्यूमर के साथ ही पेश किया जाए, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या जिस तरीके के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। सो कोशिश ये थी सर। मुझे व्हाट आई फाइंड रियली ब्यूटीफुल इन दिस इज इट कम्स एज अ फ्रेश एयर ऑफ राइटिंग। मुझे जो सबसे अच्छा लगा, जैसे तुम लोगों ने क्या किया कि कुछ रियल इश्यूज और रियल सिचुएशंस पकड़ी, फिर उसको थोड़ा सा अनरियल बनाया, राइट, ना ओवर द टॉप नहीं है। ओवर द टॉप अलग, जैसे बंदर वाला सिनेरियो। अब आपने बंदर का तो बहुत अच्छा रियल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मैं जानता हूँ जी। अब मैंने अभी एक आर्टिकल भी लिखा है बंदरों के ऊपर, दैनिक जागरण में। तो बंदरों की समस्या तो सही पकड़ी, तो इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का तो हर आदमी रिलेट कर लेगा। सब तो बंदर हर जगह है, तो मुंबई में भी आ गए तो उनसे रिलेट कर लेगा। पर जो तुम लंगूरकर कैरेक्टर क्रिएट कर दिया, वो कैसे इतनी हिम्मत हो गई तुम लोगों की कि तुमने कहा यार ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? बिकॉज नॉर्मली कोई भी आदमी, या तो इनएक्सपीरियंस से आदमी ऐसा कर सकता है कि पता ही नहीं इसका क्या होगा, और थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, कहता नहीं यार लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और पूरी फिल्म में लंगूर रखा उस आदमी को। टेल मी अबाउट दिस वाज, आई थिंक दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक। सो अगेन सर, लंगूर जो है वो एक्चुअली दिल्ली में अपॉइंट किए गए हैं। हाँ, वो मैं जानता हूं, है ना, तो वो आपको पता ही। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट हाउस वगैरह में जो बंदर घूमते रहते हैं, तो क्या है, लंगूर जब आता है तो बंदर भाग जाते हैं, पर लंगूर की भी फिर समस्या खड़ी हो जाती है, लंगूर आदमियों को झापड़ मारने लगते हैं। तो मैं इसके दोनों पहलू पे जाऊंगा। एक तो कास्टिंग वाली भी, जो कुमार सौरभ ने प्ले किया लंगूर का किरदार,
और दूसरा ये कैरेक्टर जो थ्रू आउट था, मतलब इनफैक्ट जब हमारे मैं मतलब डर नहीं लगा कि यार लोग रिजेक्ट कर देंगे, इतना बेवकूफ़ी समझेंगे कि क्या है, पर दैट्स ब्यूटीफुल। सर डर तो मतलब मैं ऑनेस्टली इस सोच के साथ जा ही नहीं रहा था, मतलब इनफैक्ट अभी शो चल पड़ा है, लोगों को पसंद आ रहा है, पर हम तो बना रहे थे, हमें लगा कि हम ही देखने वाले हैं, तो हम बहुत ही फियरलेस बना रहे थे तो ये पूरी, और इनफैक्ट ये जो पूरी टीम भी है, समीर सक्सेना, सौरभ खन्ना, बिस्सो भी हैं हमारे प्रोड्यूसर, बिस्वोपति सरकार, और ये सारे लोग जो पहले टीवीएफ का हिस्सा थे। अच्छा, बिस्वोपति भी इसका पार्ट है? जी जी जी, मतलब ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर। सो ये सारे लोगों के साथ मैंने क्योंकि इनके काम को अदरवाइज भी वैसे देखा है ना कि ये इन्होंने जब यूट्यूब पे भी शोज बनाए थे या फिर ये अपने वीडियोस बनाते थे ना, तो ऐसा लगता था ये सिर्फ अपने लिए ही बनाते होंगे, है ना, और वो वायरल होना शुरू हुआ, वो लोगों ने पसंद करना शुरू किया। दूसरा, बनाते वक्त मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता था कि ये इतने सारे लोग देखने वाले हैं, तो वो आप एक कह लीजिए कि वो वरदान था कि मैं तो उस बारे में सोच ही नहीं रहा था। मुझे ये था कि सेट पे गया, मुझे मज़ा आ रहा है ये देखने में, और दूसरा क्योंकि राइटर्स ने जिस तरीके से उसे लिखा हुआ है, लंगूर के जितने भी सीन्स हैं, जब वो नरेशन में हम पढ़ा भी करते थे, तो मुझे हमेशा वो लंगूर है ना, वो नरेशन के दौरान ही मेरे सेटअप में पीछे चलते हुए जाता दिखता था, आता दिखता था, तो मुझे लगता था यार ये सिर्फ सीन्स में नहीं आना चाहिए, ये कैंटीन में काम कर रहा है ना, तो वो पीछे चाय रखने के लिए भी, भले सीन में नहीं है, सीन पीपी साहब और दीदी या दलील के बीच में चल रहा है, लेकिन उसे हमेशा उसे पास करवाते रहते थे। तो इनफैक्ट आप जो कह रहे हो कि कॉन्फिडेंस कहाँ से है, मुझे तो लग रहा था कि ये वर्क करेगा। पर ये बताओ, हाँ। ये दिस इज अ सीक्रेट ऑफ ऑल डिसरप्शंस एंड इनोवेशंस। ये सारी दुनिया में, मैंने बहुत लोगों से बात करता हूँ, मैं डिसरप्शन पे काफ़ी मास्टर क्लासेस भी करता हूँ। मैंने देखा है कि जब आप अपने सोल के लिए काम करते हो ना, तो वो चीज़ जो है पीपल लव इट, और वही चीज़ आगे निकल के जाती है। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैंने चॉकलेट और गोल जब बना रहे थे, उसमें स्टार्स थे बहुत बड़े बड़े, तो अनिल कपूर, कहीं जॉन अब्राहम, सुनील शेट्टी उस वक्त बहुत बड़े थे, अरशद वारसी, इरफान खान, इमरान हाशमी, एक ही फिल्म में थे पांचों 5 हीरोज इन वन फिल्म। फिर उसमें भी जॉन और अरशद वारसी और बमन ईरानी एंड बिपाशा एंड ऑल दैट, बहुत लोग थे। तो वहाँ क्या होता है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तो मैं था, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं और जो एक्टर्स होते हैं, वो आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि पब्लिक क्या करेगी, हाउ पब्लिक विल रिएक्ट, हाउ पीपल विल रिएक्ट। अच्छा, अब लोगों के रिएक्शन बड़े स्टीरियोटाइप होते हैं कि भैया जब बम फटेगा तो लोग डर के भाग जाएंगे, ओके, और वहीं पे तुम अगर किसी साधु या कोई महाराज जी आए हैं और इनके आने से बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वहाँ भीड़ लग जाएगी दुनिया भर की। ये ऑब्वियस रिएक्शंस हैं। हीरो को लो एंगल शूट करोगे तो ये रिएक्शन, तो सेट टेम्पलेट्स हैं उसकी। मैंने जब वो फिल्में की तो आई रियलाइज कि दीज फिल्म्स आई एम मेकिंग फॉर अदर्स, नॉट फॉर माई सेल्फ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसमें मैं दिखता हूँ। तो फिर मैंने छोड़ छाड़ दिया। फिर जब मैंने बुद्धा इन ट्रैफिक जब बनाई, 1 करोड़ में बनाई थी स्टूडेंट्स के साथ, तो हमने 5D में शूट किया था, हमारे पास पैसे ही नहीं थे, लाइटें थी नहीं, तो हमने कहा ये तो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ 1-2 आइडिया ये था कि 5 वर्ल्ड की बिजनेस स्कूल्स में दिखाएंगे, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड और MIT वगैरह से 5 बिजनेस स्कूल्स में दिखाएंगे। हमने अपने लिए बनाया था, पूरा कल्ट फिल्म बन गई। फिर हमने ताशकंद फाइल भी यही सोच के बनाई थी कि ये तो क्या इतनी सस्ती फिल्म है, कोई देखेगा नहीं, अपने यार दोस्त देखेंगे, उनको तो अच्छी लगेगी हमारे टाइप के लोगों को, तो वो भी चल गई। फिर कश्मीर फाइल भी हमने यही सोच के बनाई कि ये फिल्म तो कोई देखेगा ही नहीं, कौन देखेगा ऐसी जिसमें सिर्फ दर्द ही दर्द है, दुखी दुख है। पर मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप ये मार्केट के हिसाब से प्लान करके चीज़ बनाते हो ना, तो वो चीज़ हमेशा मीडियोक्रिटी के साथ चलती है। एंड व्हेन यू डू इट फॉर योर सोल, तब तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा सिग्नेचर निकल के आता है। वाज दैट द थॉट? अब आप जब कह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, मैंने गोल तब देखी थी जब मैं स्कूल में था, ठीक है, और बुद्धा इन ट्रैफिक जैम। मैं कोई बुढ़ा नहीं था, मैं भी यंग ही था। आप तो फिलहाल अभी भी काफ़ी अच्छे लग रहे हो इस लुक में। तो मैंने आपकी बुद्धा इन ट्रैफिक जैम मामी में देखी थी, फिल्म फेस्टिवल में। हाँ, उसमें और उसके जी, और मैं उसके पहले मैं आपकी फिल्में देख चुका था, तो वहाँ बुद्धा इन ट्रैफिक जैम आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि विल बी अ फिल्म लाइक दिस, क्योंकि वो आपकी पिछली फिल्मों से
मतलब आपको पहचाना नहीं जा सकता, ऐसा लगता है ये कोई दूसरा डायरेक्टर है जिसने आकर ये फिल्म बनाई है। ताशकन मैंने फिर वापस देखी, और अभी जो मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि ऐसा लगता है दो अलग डायरेक्टर थे, और यही सिमिलर चीज़ें मुझे अनुभव सिन्हा सर के साथ भी फील हुई, उनकी फिल्मों के साथ भी, जो पहले वो कर रहे थे और अचानक ये कर रहे हैं। और इनफैक्ट दुनिया में ज़्यादातर डायरेक्टर्स के साथ ये उल्टा देखा गया है। हाँ। कि उनकी पहली 3 फिल्में जो हैं वो बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, ताशकन और कश्मीर जाती हैं, फिर वो चॉकलेट और गोल बनाना शुरू करते हैं। तो मुझे अब ये सवाल, बिकॉज ये कॉन्वर्जेशन आई थिंक फ्री फ्लो ही जा रहा है, तो मैं एक इसी बीच मौका उठाते हुए ये सवाल मुझे आपसे जानना भी था पहले कि क्या तब इंडस्ट्री में ऐसे सब्जेक्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, या आप उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना चाह रहे थे कि चलो स्टार मिल रहा है, कहानी मिल रही है, प्रोडक्शन हाउस सही है, बना लेते ये फिल्म? नहीं, तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एडवर्टाइजिंग से आया था, तो मैं पहली फिल्म बना रहा था, आरंभ नाम था उसका, वो बोफोर्स के ऊपर थी। मैं हमेशा थोड़ा सोशल, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बहुत पॉलिटिक्स की, तो सोशल पॉलिटिक्स में समझता हूँ, तो मैं वो आरंभ के ऊपर थी, और नसीरुद्दीन शाह और रजित कपूर कर रहे थे, रजित वॉज प्रोड्यूसिंग इट उस चक्कर में। लेकिन उस फिल्म के साथ क्या हुआ, 1.5-2 साल निकल गए, और अल्टीमेटली जो फाइनेंसर था बैकआउट कर दिया लास्ट मिनट पे, कहता है यार इनके साथ तो इतने पैसे की बनी नहीं सकती, 3 करोड़ की तो तब फिल्म थी। और ये कौन सा साल चल रहा है? ये मेरा ऐसा अंदाज है 2002 के 3 के आसपास की बात है, एंड उस फेज की बात है। तो मैंने एक टीवी में टेली फिल्म बनाई थी चॉकलेट नाम से। अच्छा। ओके, वो किसी प्रोड्यूसर ने देख रखी थी, तो वो मेरे को मिल गई कहीं पे, और उसने मुझसे बोला कि अगर तुम इस फिल्म में अरशद वारसी और सुनील शेट्टी को ले आओ तो वील फाइनेंस दिस फिल्म। ओके। तो मैंने एक बार, मैं तो आरंभ बनाना चाहता हूँ, कहते नहीं ये सब मेरे को नहीं बनानी है, मुझे वही बनानी है, कमर्शियल टाइप की फिल्म ही है, वो गाने आने और वो सब कुछ। और कुछ किस्मत ऐसी थी, कई बार भगवान भी आपको टेस्ट करता है लाइफ में, कई बार आपकी हार में जीत छुपी होती है, जीत में हार छुपी होती है। तो कुछ ऐसा संयोग हुआ कि 15-20 दिन के अंदर सारी कास्टिंग हो गई। अच्छा। सारी की सारी हो, इरफान से। और आपके पास स्क्रिप्ट रेडी थी? अब मैं तो उसकी टेलीफिल्म बनाई थी। हाँ, तो लेकिन फीचर के लिए आपको लिखनी, फीचर के लिए उसको कर लिया, वो तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लिखाई। क्योंकि बेसिक थीम आपकी क्रैक हो जाना है स्टोरी, तो देन यू कैन ऑलवेज अडेप्ट। अब तुमसे मैं बोलूं कि मामला लीगल है, को फिल्म बनाना है, तो इट्स इजियर फॉर यू बिकॉज कैरेक्टर्स आर सेट। बिल्कुल। पर कुछ ऐसे जैसे इरफान था, इरफान मुझे एकदम मिल गया, यहाँ पहले वो बरिस्ता करके होता था लोग, तो मिल गया ऐसे ही वहाँ पे। मैं जा रहा था, गाड़ी से दिख गया, तो मैं रुक गया, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने ऐसा ऐसा ही फिल्म है, कहता है मैं क्यों नहीं हूँ उसमें। तो मैंने कहा यार ऐसा ऐसा रोल है, कर लो। तो बोला ठीक कर लेते हैं, वो ऐसे ही चलते हुए हो गया। अरशद भी ऐसे मेरे घर के सामने गाड़ी से जा रहा था, मुझे देख के रुक गया, हम गप्पे मार रहे थे, और कहना क्या कर रहे हो, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, सुनील शेट्टी वगैरह ये। तो क्या चल दिखाओ, ऊपर आया, मैंने लैपटॉप में दिखाया, कहता यार लैपटॉप में प्रेजेंटेशन वगैरह है। और वो एक्चुअली बताऊं, 5 में से 3 लोग तो इसीलिए साइन हो गए थे, उन्होंने कहा लैपटॉप जमाने में होता नहीं था, नया नया कॉम्पैक्ट का लैपटॉप था, हाई टेक प्रेजेंटेशन, पीपीटी, वो जानते भी नहीं थे पीपीटी क्या होता है। अनिल कपूर जी का जब मैं ऑफिस गया था दिखाने उनको, तो उन्होंने 2-4 स्लाइड देखे, नहीं पहले सुना, फिर कहते मेरे घर आ जाओ, नहीं हाँ 2-3 स्लाइड देखे, उन्हें लगा कोई अलग टाइप का आदमी, कहते मेरे घर आ जा। रात को 10:30-11 बजे घर बुलाया उनने, जब मैं गया वो दिखाया, कहते मैं समझ गया हूँ तू कुछ अलग टाइप का सोचता, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, मुझे कहानी बता। तो उस तरह से हो गया। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज, मैं अंदर तो मेरे अलग कहानियां चल रही थी, बना मैं कुछ और रहा था। चॉकलेट रिलीज हुई फ्राइडे को, मंडे को रॉनी स्क्रू वाला कॉल मी, एंड देन सुबह सुबह फोन आया 7:30-8 बजे, एंड ही सेड कम एंड मीट मी, ही सेड मेरे को ऐसी कटिंग एज फिल्म बनानी है। तो मैंने उनको एक बड़ी डार्क फिल्म सुनाई, नहीं ये बड़ी डार्क आर्क है, कुछ और एक्साइटिंग हो, ये हो वो हो। तो मैं शूट करके आया था लंदन से, और वहाँ पे साउथ हॉल की मुझे स्टोरी पता थी, वी वर शूटिंग इन साउथ हॉल, तो क्लब के बारे में सुना। तो मैं स्मार्ट तो था एडवर्टाइजिंग में, तो मैंने फट से 2 लाइन सुना दी, मैंने कहा ऐसा एक क्लब है, वो लोग पैसे से नहीं देते, कहते लेट्स डू दिस। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे यकीन भी नहीं आया कि ओके हो गया। विदिन 2-3 days दे गेव मी साइनिंग एंड वी स्टार्टेड द फिल्म, इट्स लाइक दैट। तो हमने सैफ और प्रियंका को उस वक्त लिया था फिल्म में, देन कास्टिंग चेंज। बट देन केम अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि इसमें मैं कहाँ हूँ। भाई आप एक शादी चल रही है, आप समझिए लड़की के पिताजी हैं या चाचा जी हैं, सारा इंतजाम आप कर रहे हैं, आप ही ने कुंडली मिलवाई है, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, और आपकी बात कोई सुनी नहीं रहा है।
मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ कि उस मार्केट में नहीं हूँ। बिल्कुल। एक एक्टर आएगा आपके सेट पे, स्टार है, अब वो आते ही साथ आपको सिखाने लगेगा कि पहले तो ये वैनिटी वैन गलत जगह खड़ी है, इनकी पार्किंग ऐसे होनी चाहिए। सच बता रहा हूँ, ये नाश्ता जो सुबह का लगता है वो ऐसे लगना चाहिए, यहाँ से नहीं वहां से मंगाओ, वो ज्यादा अच्छा है, ये एडी कौन है, अरे उससे बात कर, वो बड़ा अच्छा, ये गॉसिप चलती है। फिर वो आपको कहेंगे यार ये नहीं वो नहीं, क्लोज क्लोज लो क्लोज लो क्लोज लो क्लोज लो, ये करो वो करो। They know about makeup, they know about hair, they know about camera, they know about editing, they know about marketing. Okay, they know about every single thing except for what they are supposed to do, acting. करेक्ट? तो डायलॉग नहीं होते, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग समझ सकते हैं, पर बिग स्टार एट दैट टाइम, इवन नाउ बिग स्टार, हमें बुला के मीटिंग की गई थी प्रॉपर प्रोड्यूसर्स के साथ कि भाई ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे डायलॉग ज्यादा है। तो बोले मेरे स्क्रिप्ट में 4, 5, 6 डायलॉग से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कोई भी डायलॉग 4, 5 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक डायलॉग 2 लाइन का हो गया था। सुबह से शाम तक हम लोग शूट करते रहे, कभी तुम मिलोगे मेरे एक्टर से पूछ लेना, सुबह से शाम तक शूट कर पाए नहीं कर पाए। फिर अगले दिन जाके किया, देन ही सेड कि नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए आमने सामने, मेरे को अलग से करो एकदम ब्लैक क्लॉथ लगा के तो मैं कर पाऊंगा। ये तो हालत है इन लोगों की। इनके कारण बजट बढ़ते हैं, ठीक है, फिल्म इनके शोल्डर पे राइड करती है, फिल्म ऊपर नीचे हो जाए, 2-4 पैसा ऊपर नीचे हो जाए, सारा ब्लेम आपका, फिल्म हिट हो जाए, सारा क्रेडिट इनका। तो आई सेड आई डोंट वांट टू बिलोंग टू दिस करप्ट सिस्टम। एंड सेकंड थिंग इज आई केम not as a 22-year-old young boy, I came little late when I was very successful in advertising. तो मैंने कहा यार ये कहानियां तो कोई भी बता सकता है, करेक्ट? तो what are those stories which only I can tell, और जिसके लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई क्विट फ्रॉम बॉलीवुड, टिपिकल बॉलीवुड जो स्टाइल होती है, एंड देन आई वेंट टू टीच एंड ऑल। और वहाँ से एक स्टूडेंट्स के साथ प्रोजेक्ट हम कर रहे थे डॉक्यूमेंट्री का, जो करते करते कन्वर्ट होके फिल्म बन गया और किसी ने हमको 75 लाख रुपए दे दिए और हमने कहा इसी में बनाना है। और फिर आखिर में करते करते 1 करोड़ की वो फिल्म पड़ी, 95-98 लाख की, एंड दैट्स हाउ बुद्धा केम। फिर वो 5-6 साल रिलीज नहीं हुई। मैंने कहा चलो गाँव वापस, सब सच्ची बहुत बुरी हालत हो गई, मैं इतनी बुरी हालत में तो कल्पना के बाहर लोग सोच भी नहीं सकते। तो 5-6 साल तुम घर में बैठ जाओ तो क्या होगा। फिर मैंने कहा नहीं, और इस दौरान आप ऐड भी नहीं कर रहे थे? 2-3 एड्स मैंने किए थे, पर उसके बाद एड्स नहीं कर रहा था, मैं कैसे करता। तब फिर मैंने कहा कि यार सिर्फ इसलिए कि हमने कैमरे में शूट की है और लोग इसको फिल्म बोलते हैं, इसलिए क्या सिर्फ थिएटर में रिलीज करें, और इज इट अ स्टोरी आई एम टेलिंग। देन आई चेंज इन अपने दिमाग में, आई चेंज माय हेड, इन माय हेड आई चेंज माय टाइटल, मैंने आई एम नॉट अ फिल्म मेकर, आई एम अ स्टोरी टेलर। फिर मैं उसे लेके जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भागा, दिखाई, 10 लोग दिखे, दिखा दिया, 100 लोग को दिखा दिया, करते करते फिर हुजूम बनता गया, फिर वो एक कल्ट फिल्म बन गई, फिर पॉलिटिशियंस कूद गए, फिर वो कंट्रोवर्सी में आ गई, जहां उसके क्योंकि चेंज द पॉलिटिकल नैरेटिव ऑफ द कंट्री, गुड और बैड, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। वहां से फिर हिम्मत आई, मुझे ये समझ में आया कि अगर आप कोई भी बात कन्विक्शन से आप बोले और खुद पे विश्वास करके, इसीलिए मैंने लंगूर का एग्जांपल लिया। तो वो इलेक्शन वगैरह तो कॉमन प्लेस है, पर एक आदमी को तुमने लंगूर बना के पीछे पूंछ लगा के खड़ा कर दिया, जो चाय भी बेच रहा है, बात कर रहा है, आई थिंक कभी ओटीटी की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इट विल बी अ लैंडमार्क का डिसीजन, क्योंकि ये कोई नहीं कर सकता है। इट्स नॉट ओवर द टॉप, इट्स नॉट इवन लार्जर देन लाइफ, इट्स अनरियल। और अनरियल को रियलिटी के सेटअप में सेट करना, आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी स्मार्ट डिसीजन। टेल मी अबाउट कास्टिंग, क्या पहले से डिसाइड किया था कि इतनी यूनिक एकदम फ्रेश कास्टिंग करनी है? सर निधि, या पैसे की कमी थी? पैसे, अब अगर मैं ये बोलूंगा तो बाकी कहेंगे कि हमें तो पैसे, मार्केट खराब कर रहे हो हमारा। तो मेरे ख्याल से देखिए इस तरह के शोज जो है ना, हम डेफिनेटली हम उन बड़े शोज में नहीं थे प्लेटफॉर्म्स के जिनके बड़े बजट होते हैं, है ना, उसमें फिर फेस भी बड़े होते हैं। कैसे हो सकते, मामला लीगल नाम से कहाँ? बिल्कुल। तो इनफैक्ट इसमें जो लंगूर का किरदार जिसने किया है, कुमार, जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, वो मेरे पिछले शो में भी था। उसमें उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर किया था, लबलबिया, निर्मल पाठक की घर वापसी में। तो वो और गरिमा जी जो भी उस शो में थी, तो ये 2-3 कैरेक्टर्स, तो गरिमा विक्रांत जिन्होंने इसका रोल, जो एक विमेन है जो त्यागी के अगेंस्ट खड़ी होती हैं और फिर वो बैकआउट कर लेती हैं,
छोटा ही रोल है उनका। तो कई बार होता है ना, जब आप पढ़ रहे होते हो तो अपने आसपास वालों को ध्यान में वो आपके जहन में आने ही लगते हैं कि अच्छा इसमें वो आ सकता है। कुमार को मैं इसलिए करना चाह रहा था लंगूर के लिए, अगर सिर्फ पहले उसकी बात करें, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत टाइम बिताया। वो एक्चुअली सेट पे भी है ना, वो थोड़ा वो लंगूर वाइब ही लाता था। अच्छा। वो हमेशा, वो कभी एक जगह बैठ नहीं सकता, एंड लाइक आई लव हिम। वो बहुत, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे मिलवाना उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, और बहुत टैलेंटेड लड़का है। मतलब मैं इनफैक्ट उसे हंसी मजाक में हमेशा यही कहता हूँ कि वो सारे रोल कर सकता है। अच्छा। उससे आप सैड करवा लो, एंग्री करवा लो, वो डराने वाला पुलिस ऑफिसर करके मुझे दिखा रहा है रात को कि मैंने उस दिन, एक दिन ऐसे हमारी बात हुई तो मैंने उसे बोला यार मुझे लगता है ना कुमार, आप हर तरह का रोल कर सकते हैं सिवाय एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिससे डर लगता हो, आपको देखकर डरेगा कोई नहीं। तो उसने कहा कि फिर अभी करते हैं, और हम ऐसे ही खाली बैठे हुए थे और वो कमरे के अंदर चला गया और 1 मिनट तक आया नहीं। पर 1 मिनट के बाद वो जैसे आया है, मुझे लग रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यूजुअली लोग अपना फर्स्ट स्टेप लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज और आंखें और साइलेंट पे खेलेंगे, वो कुछ नहीं। वो अंदर आता है और बोला ही जा रहा है, चीज़ें करता जा रहा है, फ़ोन बीच में रिसीव कर रहा है, और मतलब मैं तो रेडी भी नहीं था, वो उसने एक्टिंग स्टार्ट कर दी। और इस बीच में बार बार जो उसे फ़ोन आ रहे हैं और वो जिस तरीके से अपनी बीवी से बात कर रहा है उस एक्टिंग के दौरान, वो साइकोलॉजिकली बड़ा खौफनाक था। तो मुझे उस दिन ये देखा कि एनएसडी वगैरह का है क्या, ट्रेंड है वो? सर ये एनएसडी से तो नहीं है, लेकिन भोपाल में जो फेमस थिएटर, भोपाल का लड़का है वो? हाँ भोपाल के आसपास से है वो? मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बट रंगमंडल से होगा। रंगमंडल से। मैंने पहले रंगमंडल से स्टार्ट किया। अच्छा, फिर तो आपको जरूर मिलना चाहिए उससे। तो वो लड़का, तो मैंने उसमें वो देखा कि है ना, वो बहुत ही भूखा और उस तरीके का है। तो मुझे पता था कि लंगूर थोड़ा क्यूट जोन में भी रहना चाहिए और एट द सेम टाइम है ना वो मतलब जिसे देखकर आपको लगे कि हाँ यार ये चाय बेचारा बेच है, वो थोड़ी मासूमियत उसके आंखों में, चेहरे में होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम कुमार्स कैरेक्टर, आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट वैभव को जाता है जिसने कास्टिंग की है। हमारी मीटिंग्स होती थी जिसमें हम सब बैठते थे और कई ऑडिशंस। तो चीज़ें ये क्लियर होती थी कि इस कैरेक्टर में जैसे कोई गांव वाला है तो गांव वाले की नाक नक्शा कैसी होगी, एक बात वो। दूसरी बात ये कि डे 1 से ये कॉन्शियस डिसीजन था कि क्योंकि ये छोटे कैरेक्टर्स है तो एक तो बड़ा एक्टर करेगा नहीं, वो वैसे ही मना कर देंगे, और जो छोटे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मेरी ये पर्सनल चॉइस रहती है। और आई थिंक वैभव भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, और उनकी इसके अलावा भी जो वो कास्टिंग करते हैं, मैं उसमें वो चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एज अ डायरेक्टर आप किसी चीज़ से एक्साइट होकर बोलते हैं यार इसे लॉक करते हैं, और वैभव आपको रात को फ़ोन करता है कि मुझे लगता है इसको नहीं करते। आपके साथ भी होता होगा ऐसा, है ना? ट्रस्ट मी मैं आपको इससे बेटर दूंगा, ट्रस्ट मी। और आपको लगता है यार मेरा शूट डे पास आ रहा है, मुझे वर्कशॉप करना है, यही हो रहा है, आई कांट ट्रस्ट यू, और वो सब चीज़ें चलती है। पर वैभव लास्ट में जिसे भेजता है, उन्हें मिलने के बाद आपको लगता है सही है। जैसे मैं बिना नाम लिए बताता हूँ, एक कैरेक्टर ऐसा आया था जो कैरेक्टर थोड़ा लॉस्ट है। अब 2 तरीके से ये हो सकता है, या तो एक्टर इतना माहिर हो कि वो थोड़ा लॉस्ट प्ले कर ले, या तो इंसान वैसा ही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम सब अपनी लाइफ में ना अपना किरदार हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है ना। तो लाइक मैं जो हूँ वो मेरे से बेहतर कोई एक्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं वो खुद हूँ, है ना। तो उसने 1-2 तो ऐसे ही लोग भेज दिए जिन्होंने शायद कभी काम ही नहीं किया है, यहाँ वहाँ इक्का दुक्का कभी आए हैं। और क्योंकि सीन छोटा था तो वैभव का ये था कि अगर तूने इससे करवा लिया तो बस एक बार मिल ले, करवाना तेरा काम है पर मिल ले। और वो बंदा आया भी है, वो जिस तरीके से बैठा भी है वो ऑफिस में, तो मुझे लगा यार ये इससे तो करवाने की भी ज़रूरत नहीं, इससे तो बस लाइन आनी चाहिए। तो कुछ कास्टिंग्स वैसी हो रही थी, कुछ हमारी जो चीज़ें थी, जैसे निधि इस शो में डे 1 से डिसाइडेड थी कि दीदी का किरदार वो कर रही हैं, वो काफ़ी क्लियर थी। एनी के लिए हमने बहुत लड़कियों को, एनी कौन है? जो नायला ग्रेवाल ने प्ले किया है, निधि राजदान निधि राजदान जी। वो बड़ी पर दैट गर्ल यू मस्ट टेल हर, अगर मिलो, आई रियली व्हाट आई थिंक, शुरू के एक उसको थोड़ा टाइम लगा समझते, लेकिन देन शी अंडरस्टूड कि हाँ यार ये कुछ अलग सीन है, एंड देन शी इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली इन द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस थिंग। क्या होता है ना, देखो ये रियलिटी के सेटअप में कुछ लोग जो होते हैं वो रियल लाइफ में ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं तो वो नेचुरली फिट हो जाते हैं। राइट।
है कि नहीं? आज मैं इतने साल बड़े शहरों में रहने के बाद भी, लेकिन जब मैं भोपाल कानपुर कहीं जाता हूँ तो मैं वहां का बनने में मुझे 2 सेकंड नहीं लगते। हाँ। लेकिन जो लोग बंबई से जाते कितना भी समझ लें स्मॉल टाउन को, जिंदगी बिता लें, यानी शादी भी करके और 15 साल रह लें, वो बिल्कुल, they don't swim like a fish in the water. बिल्कुल। But that girl suddenly understood कि उसके कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, she worked on that. I liked it. रवि किशन का बताओ। Or you want to tell me about इनफैक्ट अनंत के साथ नायला की अगर बात करें तो नायला का कैरेक्टर भी थोड़ा टफ था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि हम ऐसी लड़की स्टीरियोटाइप टाइप का, हाँ, कि बाहर की लड़की आई बट चेंज कि वो स्टीरियोटाइप ना दिखे। मेरी कोशिश तो यही थी, जो मैंने नायला को ऑडिशन के टाइम भी ये बोला था कि यू आर नॉट डम, तुम बाहर से आई हो और ऐसी लड़कियों से हम मिलते हैं जो हमारे साथ पढ़ती हैं, है ना, वो साउथ सोबो क्राउड जो जिसे कहते हैं, बट वो सोबो क्राउड के साथ भी आप बैठ के चाय पियोगे तो उनमें डेप्थ रहता है, वो मतलब हाँ शैलो नहीं होती है। हाँ वो शैलो नहीं होती। और ज़्यादातर हमने फिल्मों में जब भी देखा है ना, वो फेमस पू का कैरेक्टर हो, इस तरह से ही उन्हें दिखाया जाता है कि वो थोड़ी डम है, और उन्हें तो भले उसे धान और गेहूं फिल्म में एंग्लो इंडियन होगी, हाँ, तो डेफिनेटली बियर पीती होगी, और शैलो होगी, राइट। तो ये चीजें थी। अब जैसे सौरभ ने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है कि धान और गेहूं सेम नहीं होता, और दूसरा इतना डम है कि कह रहे हैं सेम तो सब्जी होती है, तो ये बेचारी कंफ्यूज है। वैसे अभी मैं कहीं बैठा हुआ था और ये बात हो रही थी कि कोई कह रहा था नहीं, बैल और सांड तो एक ही चीज होती है ना, तो वैसे किरदार जो होते हैं ना, जो हमारे पास रहते हैं हमारे सोसाइटी में, तो वो बिल्कुल ऐसे शैलो नहीं होते, डम नहीं होते। तो एक तो उसका कैरेक्टर मेरे ख्याल से काफी चैलेंजिंग भी था। अनंत का जो पर क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसी है क्या? नहीं, रियल लाइफ में तो वो बहुत देसी है, वो चाय वाय पीती है दूध वाली, तो हम उसका मजाक उड़ाते थे, हम कहते ये सब मत किया करो सेट पे, मतलब वो कैरेक्टर ब्रेक हो रहा है, वो समोसे खा रही है सेट पे बैठ के, तो मैंने कहा है आप ब्लैक वाटर ही पिया करो, ग्रीन टी मंगाया करो, क्योंकि ये सब बाकियों पे चलता है। बट खैर, सो आई थिंक सर बाकी कैरेक्टर्स। रवि किशन का बताओ, ये कास्टिंग कैसे सोची? रवि, nobody thinks of Ravi when it comes to जी this kind of a role. रवि को ले लेंगे कोई बाहुबली या कोई ऐसा दिल फेंक आशिक या उस टाइप का, बिकॉज ऑफ हिज भोजपुरी फिल्म्स। रवि जी का आई थिंक एक बहुत ही कलेक्टिव डिसीजन था फ्रॉम आवर शो रनर समीर सक्सेना एंड आई थिंक द अदर क्रिएटिव टीम एंड ऑफ नेटफ्लिक्स। तो इनके डिस्कशन से ये चीज़ें आई थी। जब ये आए थे तो इनके अलावा भी 2-3 नाम थे। अरे रवि को नहीं लेते तो किसको लेते? व्हाट वाज योर सेकंड ऑप्शन? आई थिंक आर माधवन, विजय राज, ऐसे कई इस कैटेगरी में चीज़ें थी, और वो नाम थे जो जिनको अप्रोच किया जा सकता था। अब रवि जी के साथ ऐसा हुआ ना, मैंने रवि जी की भोजपुरी फिल्म को अगर छोड़ दी जाए तो मैंने उनको प्रियदर्शन के साथ भी काम करते देखा है, श्याम बेनेगल के साथ भी देखा है, अनुराग कश्यप के साथ भी, तो मैंने देखा इन्होंने काम बहुत किया है। श्याम बेनेगल के साथ क्या किया? वेल्डन अब्बा, हाँ, वेल्डन अब्बा वो दूसरा एक्टर भी है ना, राइट, वो क्या नाम है उसका, वो भी था उसमें। हाँ, यस, यशपाल जी भी थे उसमें। तो और प्रियदर्शन की यहाँ अजीब सी, मतलब वो आई लव प्रियदर्शन फिल्म, तो वो वाली कॉमेडी भी की है उन्होंने, और मुक्काबाज रिसेंटली आई थी, तो वो उनका कलेक्टिव डिसीजन था समीर जी और चैनल का। और इनफैक्ट आई रिमेंबर एक बार समीर जी मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या लग रहा है तुझे, क्या सोच रहा हो, और मैं फर्स्ट डे ऑफ शूट तक, मैं अभी मतलब शायद पहली बार ये बोल रहा हूँ, फर्स्ट डे ऑफ शूट तक मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे होगा। मतलब वर्कशॉप वगैरह के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है। इनफैक्ट जब पहले ऑन पेपर त्यागी का जैसा कैरेक्टर लिखा भी हुआ था, वो बहुत ही थोड़ा अंग्रेज़ी बोलता था, उसकी कई लाइंस इंग्लिश में थी और थोड़ा वो लाइक वेल पॉलिश्ड था। और जब रवि जी की कास्टिंग हुई तो सबसे पहला काम मैंने जो किया वो ये किया कि मैंने वो पॉलिश हटा दी। बहुत अच्छा। मैंने कहा अगर ये एग्रीजियस लिखेगा भी तो ये देवनागरी में लिखेगा, और मैंने रवि जी से यही कहा, मैंने कहा आपको इस वाली एक्सेंट में अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेज़ी आपको सीखेगा तो जितना आप बोलोगे उतनी ही सही है। इनफैक्ट कई शॉट्स जो हमारे एडिट पे भी हमने लगाए हैं वो एनजी शॉट्स हैं, जिस पे सर ने कुछ चीज़ें गलत बोली हैं या फिर उनके रिएक्शंस जो किसी और रीज़न पे जा रहे थे और वो हमने कट करके यूज़ किया है। सो फर्स्ट डे ऑफ शूट के बाद है ना, धीरे धीरे हम दोनों
के बीच वो मुझे त्यागी देखने लग गया। मुझे त्यागी देखने लग गया जो कि चालाक आदमी है पर भोला है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन है। और ऐसे बहुत रेयर कैरेक्टर्स आपको दिखते होंगे, मतलब जो आपको लगता होगा कि ये चालाक है, पर आप उसको बोलोगे ना अगर जाके कि हाँ। सर आपने ऐसा कर दिया, मेरी तो ये हो गई ना, अच्छा चल ठीक है रख ले 100 रुपए, वो वाला कैरेक्टर है। हाँ, मतलब मैं इसलिए भी रिलेट कर पाया, हम कॉलेज पॉलिटिक्स करते थे तो कई सारे सीनियर लीडर्स ऐसे होते थे कि आपको वहाँ देख लिया सिनेमा हॉल में, अब बंक करके आप गए सिनेमा हॉल में, लाइन में लगे हुए हैं, तो पहले तो 4-6 गालियाँ दी, मार भी दिया अगर सीनियर हुए कि कॉलेज बंक करते हो, ये करते हो, बाद में आपका टिकट भी खरीद के हाथ में दे दिया। तो ऐसे ऐसे मजा। अच्छा, दूसरा क्या, त्यागी जो सरनेम है, हालांकि मैं आज का ज़माना इतना सेंसिटिव है कि कुछ भी बोलो तो लोग 10 मीनिंग निकालते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नाम का भी एक मीनिंग होता है, एक फोनेटिक्स होता है। गब्बर सिंह, अब आपके दिमाग में एक इमेज आती है। अब त्यागी के साथ अंग्रेजी बोलने वाला आपके दिमाग में नहीं आया। त्यागी जैसे ही बोला कि एक त्यागी जी है, मैं आपको कहता हूँ, चलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक वकील है शिवदसानी और एक त्यागी, अब आपको 2 इमेजेस आ गई दिमाग में। बिल्कुल। मैंने आपको बोला साहब एक मल्होत्रा साहब है और एक त्यागी साहब है। हाँ। पांडे जैसी आप बोलो एक इमेज आती है, और जहां आपने बोला खुराना एक अलग इमेज आती है। राइट। तो त्यागी के साथ मतलब बाल में तेल भी लगाता होगा, त्यागी मतलब वैसा होगा। उसके साथ रवि किशन को जो ना, मेरे फोन आया था उसका, मेरी बात हुई थी से, मैंने बहुत तारीफ कर रहा था। तो हम लोग जब टीवी करते थे, ऑलमोस्ट जब मैंने टीवी शुरू किया था तभी वो आया था, और मेरे ख्याल से उसका पहला, दूसरा, तीसरा कुछ उसने मेरे ही साथ किया। ही वॉज वेरी न्यू। तो वो हर समय मुझसे कहता था, थोड़ा हीरो जैसी बात करता था। मैंने यार तू कैरेक्टर एक्टर कर रहा है पुलिस इंस्पेक्टर का मेरी फिल्म में, लेकिन तेरी पर्सनैलिटी हीरो टाइप की है, तो मेरे को प्रॉब्लम जा रहा है बहुत। तो फिर हमने ऑन द सेट पूरा चेंज करके, मैंने उसके हिसाब से, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स आई डिड। तो वही कहता, विवेक जी 30 साल में मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं। ठीक है, अब मौका मिला है, तो मैंने कहा भैया मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम चले गए गोरखपुर, अब मैं क्या करूँ। तो एनीवे, क्या एक सीन है तुम्हारे उसमें जब वो अपने पिता से मिलता है, मैंने बहुत ध्यान से देखा है। तो पिता से मिलता है, उसके बाद उसका एक इमोशनल सीन है ना, वो घर के अंदर या कहीं पे, और वो रिएक्ट करता है। आई थिंक ही डिड वेरी वेल। कुछ एक चीज़ें उसने बहुत अच्छी की हैं। अच्छा, और दूसरा कितना खुश होना है, कितना खुश नहीं होना है, वो जो उसका जो सामंजस्य है, वो बैलेंस, मेरे हिसाब से गुड एक्टिंग वो होती है जो इकोनॉमिकल एक्टिंग होती है। राइट। जो इकोनॉमिकल मतलब आप कितने कम एक्सप्रेशंस में कितना ज्यादा कह सकते हो। आई थिंक ही हैज बीन एबल टू डू दैट, और तुम्हें बहुत क्रेडिट जाता है कि तुम्हें वो बात समझ में आई। सर एक्चुअली आई थिंक इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जिस टाइप की सिनेमा को मैं देखकर बड़ा हो रहा था। किस तरह के सिनेमा को बड़ा हुआ? देखिए, एक तो बॉलीवुड का सिनेमा हिंदुस्तान में आई थिंक हर इंसान देखता है, तो वो तो साथ में चल ही रहा था। तुम किससे प्रभावित थे? मैं इनिशियल डेज में जब दूरदर्शन पे, क्योंकि पापा सिलीगुड़ी के पास हमारी पोस्टिंग थी, खपरेल वहाँ पे एक जगह है, तो वहाँ दोपहर में बंगला चैनल लग जाता था, और ऑटोमेटिक वो दूरदर्शन कट जाता था और लोकल चैनल ही आपको दिखता था, और वो एक ही चैनल आता था। उस दौरान मुझे रे के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इनफैक्ट मैं जब छोटा था तो स्कूल में एक स्वर्ण रेखा मंदिर पर कोई स्पीच दे रहा था मैं, नदी पर, और वहाँ पे पापा ने वो स्पीच मेरे लिए तैयार की थी। तो पहली बार उन्होंने एक डायरेक्टर का नाम लिखा था कि उन्होंने इसके आसपास आके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सत्यजीत रे ने, तो उनका नाम मैंने पहली बार पढ़ा था उस स्पीच में जो मुझे देना था। और उसी दौरान अगली लाइन में मैंने पढ़ा था, ये वही हैं जिन्होंने पाथेर पंचाली बनाई जिसका दुनिया में। तो मैंने पाथेर पंचाली सत्यजीत रे नाम तब पढ़ लिया था, पर बहुत टाइम के बाद मैंने, जब मैं सिलीगुड़ी गया, बहुत टाइम मतलब कुछ सालों बाद जब थोड़ी सेंस आ गई, वो फिल्म देखी। पहली बार तो सिर्फ इमेजिनरी, मतलब आप सिर्फ इमेज पे ध्यान देते हो, वैसे ही बंगला आती नहीं थी तो जितना समझ आया। पर पहली बार ऐसा हुआ कि एक फिल्म जिसकी भाषा समझ नहीं आई, वो फिल्म आपको इमोशनल कर जाती है, क्योंकि आप अपने आप को उसमें देखने लगते हो। और उसके बाद घटक की फिल्में और ये सारी, क्योंकि वो बंगला चैनल पे दिखाते रहते थे, तो मैं बिना ये जाने कि ये कितनी महान लोगों की बनाई हुई कितनी महान सिनेमा है, मैं उन्हें देखता रहा। तो वो मेरे लिए सिर्फ इमेजेस थी। काफ़ी साल बाद जब और बड़ा हुआ और इनके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो
एक ट्रेल शुरू हुआ, एक मैं एक्चुअली पता नहीं ये कहना कितना सही होगा, बट एक्सीडेंटली मैंने टॉरेंट से एक फोल्डर डाउनलोड किया जिसमें असगर फरादी, माजिद मजीदी, जफ़र पनाही इनका सिनेमा था। तो जब मैं वो देखने लग गया तो मुझे लगा यार ये तो एक्टिंग भी नहीं कर रहे हैं, ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्री सी है पर फिल्म सी है। और उसी दौरान एक और डायरेक्टर से मिला उस फोल्डर में जिनकी एक ही फिल्म थी उसमें, द ट्यूरिंग हॉर्स बाय बेलाटार। हाँ। अब जब ये सब देखा और फिर जाकर जब अपने शॉर्ट फिल्म्स बना रहा था और जब उन्हें एडिट करने बैठ रहा था तो एक्टिंग ही नज़र आ रही थी, लग रहा था यार ये तो बहुत एक्टिंग हो गई इसमें। तो आई थिंक वो जो 10-15 शॉर्ट फिल्म्स बनाता था उसका एम बस यही रहता था कि एक्टिंग छोड़ देते हैं। और उस दौरान एक प्रैक्टिस मैंने शुरू की थी अपने कैमरे के साथ कि मैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बात चल रही है, पर कोई किसी को पता नहीं है, लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, आप कैमरा टाइट करके आप उनके एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड करो, उनके डायलॉग रिकॉर्ड करो और फिर लाके आप उसे एडिट करो और उसके पीछे एक वीओ डालकर मैं एक चित्रण बनाता। तो वो इतना रियल लगने लग गया क्योंकि लोकेशन रियल है, आप कैमरा लेकर बॉम्बे की सड़कों पे निकल गए, आपने रैंडम चीज़ें शूट करके उसे एडिट कर दी है। तो वो एडिट करने के बाद आपने पीछे एक वीओ लगाया तो ऐसा लग रहा है यार ये फिल्म तो इट्स हैपनिंग है ना। इसके बाद रॉकेटरी कर रहा था मैं, उसके हिंदी डायलॉग्स कर रहा था आर माधवन जी के। क्या कर रहे थे उसके? मैंने हिंदी डायलॉग्स किए सर उसके। अच्छा। हाँ, तो माधवन सर का भी फ़ोन आया ये शो देखने के बाद, ही हैज़ लाइक्ड इट। तो मैडी सर डायरेक्ट कर रहे थे वो फिल्म और मैं बैठा हुआ था। तो मैं सर से मणि रत्नम की किसी फिल्म के किसी सीन का जिक्र कर रहा था और कुछ बातें बोल रहा था और उस दौरान वो एक एक्टर के साथ एक इमोशनल सीन भी डिस्कस कर रहे थे और उस एक्टर ने उस सीन को परफॉर्म करते वक्त अपनी आईज मॉइस्ट कर ली थी और ऑलमोस्ट वो टीयर्स फॉलिंग वाले स्टेज पे था। एंड मैडी सर ने बोला ये मत कर, ये आंसू नहीं चाहिए मुझे। और मैंने तुरंत उनकी तरफ देखा और मैंने पूछा कि ये, और तब उन्होंने मुझे मणि रत्नम का रेफरेंस देते हुए बताया, उन्होंने कहा यार हर बार जो आप कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करने के लिए उसे फिजिकल करना ज़रूरी नहीं है। सो आई थिंक बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको मिलते हैं। और फिर जब आप सेट पे जाते हो, जब बाप का कड़े वाला सीन था उसमें बाप को पहले बैठा के रखा और इन्हें खड़ा किया है। वो इमेज के पीछे बस यही कोशिश थी, शायद पता नहीं ऑडियंस तक पहुंचे ना पहुंचे, इस तरीके के कई शॉट आप लेते रहते हैं। मुझे समझ में आती है सब चीजें जी। और उसके बाद आप देखिएगा जब बेटा हावी होता है वो बैठता है और बाप पीछे खड़ा है और बहुत असहाय सा खड़ा है वो कि उसके पास अब जवाब नहीं बचा है। और उस सीन को वो खत्म करता है। इनफैक्ट बात सिर्फ इतनी सी ही थी कि चिंता उसे भी है और समझता ये भी है, पर दोनों के बीच एक शिकायत है। यही चीज़ एक मैंने जो मेरा पिछला शो था, आई विल जस्ट एंड दिस टॉपिक विद दिस वन एग्जाम्पल, जिसमें फादर सन का ही एक ऐसा सीन था जिसमें एक पोता अपने दादाजी से बता रहा है कि ऐसी बात नहीं है, पापा आपके बारे में याद किया करते थे। और वो काफ़ी एक इमोशनल सीन था जिसे बहुत तरीके से लिखने के बाद वो क्रैक हुआ। और जब मैं वो शूट करने गया वो सीन, तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट ये था कि एक बाप था जिसने गांव छोड़कर जो चला गया और वो कभी लौटकर अपने गांव वापस नहीं आया। और जो बाबा हैं यानी कि जो उनके पिताजी थे, वो इस बात से, उन्हें इस बात का दुख है कि वो चेक करने भी नहीं आए कि हम जिंदा हैं या मर गए। और आज जब पोता आया है तो इसने पहले सीन में बाबा को ये बोलते हुए तो सुना था, पर अब समय है जब वो आके बाबा से कुछ बात करना चाह रहा है। तो मैं बहुत अटक गया था वहाँ पर कि हाउ शुड ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज अ सन। क्योंकि कहानी ये है कि वो जो लड़का है निर्मल, उसे पता है कि पापा याद करते थे दादाजी को। तो वो वहाँ पे जिक्र करता है। मैं कंपैरिजन ढूंढ रहा था कि वो कैसे कर सकता है और क्या तरीका है। तो उसमें एक लाइन थी कि वो कहता है कि उसके पापा राइटर थे, तो वो कहता है कि मैंने पापा की कई कहानियों में देखा है एक ऐसा इंसान आप जैसा। एक जगह उन्होंने लिखा भी था, एंड देन ही गेट्स इनटू द लाइंस जो उन्होंने लिखी थी, और वो ये है कि बाप बेटे का रिश्ता कुछ ऐसा होता है जैसे एक बस ड्राइवर और मुसाफिर का। सफ़र साथ करते हैं पर ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं होती। ड्राइवर ने मुझे बस से उतरते तो देखा था पर उसने कभी बस रोकी नहीं। मैं एग्जैक्ट लाइन नहीं बोल पा रहा हूँ अभी, बट ये मीनिंग की लाइन थी। गुड सिमिली। तो मैं 2 दिन तक इस चीज़ में ना स्ट्रगल करता रहा कि यार इन दोनों को मैं क्या एग्जाम्पल दूँ कि बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है। क्या एक पत्ते और
ब्रांच की तरह होता है, या एक फिर उसमें लगता था नहीं ये दोनों अलग हो जाते हैं तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, चांद और सूरज जैसा नहीं हो सकता। तो बहुत मुश्किल से ये जब थॉट आया था कि साथ में सफ़र करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं होती, ड्राइवर बाप है, मुसाफिर बेटा है, बेटा उतर गया है बस से, शायद वो बाप के साथ जा सकता था, पर सड़क में बाप गाड़ी भी रोक सकता था। उसके बाद कमिंग बैक टू व्हाट यू वर आस्किंग, कि मुझे वो शॉट लेना था कि उसके बाद दादाजी आधी लाइन के बाद वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं क्योंकि बाप गुजर चुका है, और ये खबर उनको अभी थोड़ी देर पहले पता चली कि ये लड़का आया ही ये बात बोलने था गाँव में इतने सालों बाद। तो यहाँ पर शॉट जब वो गुजरते हैं तो वो थोड़ा लड़खड़ाते हैं, सॉरी ये जब रोते हैं तो लड़खड़ाते हैं, और निर्मल उन्हें संभालता है। ये शॉट था, और प्री डिसाइडेड थोड़ा रहता है ना, आप लिखते वक्त ही उस विजुअल को देख कर जाते हो। पर जब मैं गया वहाँ पर, सेट पर शॉट लग चुका है, ऑलमोस्ट एक्टर्स आ चुके हैं, लाइटिंग हो चुकी है, और पता नहीं मुझे उस वक्त एक इमेज स्ट्राइक की। मैं एक बार वर्सोवा से मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, और मैं मेट्रो के अंदर बैठा हुआ था, और मैंने स्टेशन पे किसी को रोते हुए देखा था जो बहुत दूर था। तो मेरे लिए उसका एक्सप्रेशन क्लियर नहीं था, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अटक गई दिमाग में ना वो इमेज। तो मैंने कहा यार कैमरा पीछे ले जाते हैं, एंड माई सिनेमेटोग्राफर वॉज वरीड कि यार नहीं ये कैप्चर नहीं होगा, ये इमोशनल सीन है ये। तो मैं कैमरा बहुत पीछे ले गया, वहाँ पे वाइड एंगल पे दिखाया है जब वो फाइनली रोते हैं, और सिर्फ मेरी कोशिश ये थी कि बॉडी लैंग्वेज ही नज़र आए, और किसी को बहुत दूर से रोते देखना और बहुत दूर से हंसते देखना एक और फीलिंग आपके अंदर जनरेट करता है। सो कोशिश ये थी। सो इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ थिंग दैट हैज हेल्प्ड मी टू रीच देयर। पर आई एम वेरी हैप्पी इस यंग एज में तुम सीखा, मुझे बहुत टाइम लगा, पर मैंने अल्टीमेटली जो लाइफ में सीखा है कि तो हम कोई भी क्रिएटिव काम क्यों करते हैं, हो क्या गया है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग अच्छी नहीं है, या स्टोरीज अच्छी नहीं है, या फिल्म देख के बस निकल गए। हम कहते हैं ना डांस एंड हम 100 साल से फिल्में बना रहे हैं, लेकिन अगर ऑफ लेट तुम देखो तो वेरी रेयरली यू विल फाइंड कि कोई फिल्म जो तुम्हारी जिंदगी को इम्पैक्ट करती हो। उसका रीज़न ये है कि इन मॉडर्न वर्ल्ड एवरीबडी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीबडी। देखो क्या एक्टिंग की है मैंने, कॉस्ट्यूम डिजाइनर क्या कपड़े बनाए मैंने, सेट डिजाइनर देखो क्या सेट है, बैकग्राउंड वाला देखिए सर ये सुनाई पड़ रहा है। रोहित ने भी काम किया ना, तुम्हारे रोहित शर्मा ने कुछ किया ना, रोहित ने सॉन्ग किया मेरी फिल्मों में करता है। जी जी जी। तो मैं रोहित को भी हमेशा ये बोलता हूँ, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन। तो मैंने एक लॉ बना लिया है, डोंट इम्प्रेस एक्सप्रेस, मतलब एक्सप्रेस योरसेल्फ। वो एक्सप्रेशन होना चाहिए। और ये एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि वायलेंस है, या किसी को मार रहे हैं, या कोई रो रहा है, या कोई दुखी है तो क्लोज लगा दो उसका। करेक्ट, आई ब्रोक ऑल दैट। हमने तुम देखो कश्मीर फाइल में मैंने तोड़ ही दिया पूरा सिस्टम। जितने जो उसके जो जिनके कारण लोगों को दर्द होता है उस फिल्म के अंदर, वो सब हमने वाइड में शूट किया। पूरा क्लाइमैक्स वी हैव शॉट लाइक वाइड वन शॉट, चले जा रहे हैं 35 लोग को, क्योंकि जिन लोगों को मार रहे हैं उनको आप जानते ही नहीं है। उनका अस्तित्व, कोई माँ है, कोई वहाँ का पंचायत का वो है, कोई टीचर है, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया आपने। गिनती गिनी 1 2 3 4 5 6, तो दैट्स हाउ वी शॉट द क्लाइमैक्स ऑफ कश्मीर फाइल। लाइन से खड़ा कर दिया, वो गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7, उनको कोई उनकी औकात नहीं है। और दूसरी चीज मैंने जो जीवन में सीखी है, कोई ऐसा नहीं किसी को करने की जरूरत, मैंने अपने लिए क्या करता हूँ, मैं चॉकलेट वॉकलेट जब हम करते थे ऐसी वर्ल्ड सिनेमा देखते थे, इंस्पायर्ड होते थे और सोचते थे ये शॉट वो शॉट, प्लान करते थे, शॉट डिवीजन डीओपी वगैरह बैठ के सब लिखते थे, विच इज़ वेरी नाइस वे ऑफ डूइंग थिंग्स। पर मैंने अपने लिए अब जो मैं करता हूँ, मुझे फ्रीडम मिल गई, बिकॉज आई डोंट वर्क विद स्टार्स। स्टार मतलब मिथुन चक्रवर्ती भी स्टार है, अनुपम खेर भी, मेरा मतलब ये जो कमर्शियल स्टार्स हैं, तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हम बहुत कम बजट में फिल्म बनाते हैं, इतने कम में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन गधों समान मेहनत करते हैं हम लोग, इतनी मेहनत करते हैं, मतलब किसी के लिए सोचना भी असंभव है। मैं तो इस उम्र में आके इतनी मेहनत करता हूँ, बिकॉज अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिल्में बनेंगी नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई पैसे लगाएगा नहीं, क्यों लगाएगा? अभी मैं वहाँ बंगाल में बना रहा हूँ डायरेक्ट एक्शन डे पे, कोई क्यों लगाएगा पैसे उस फिल्म में? कि स्टार कौन है? कोई नहीं है, स्टार करेगा नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू गो टू रियल प्लेसेस, रियल लोकेशंस, आई ट्राई टू क्रिएट दैट रियलिटी। उस रियलिटी को बड़ा सटल तरीके से हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैं आई जस्ट लीव इट टू द एक्टर्स,
like I work with good actors, so I leave it to them कि now this is the material, I have given a body, you show me how you bring the soul to it. और उसके हिसाब से फिर हमारे शॉट्स बनते जाते हैं. तो क्या होता है, उससे एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट जो मजीदी वगैरह की एक हमारे यहाँ क्या हो गया, नहीं ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, टेम्पलेट बेस्ड है. तो फर्स्ट थिंग वी डू इज break the template, destroy the box. There is no, you don't have to come out of the box and think. मतलब अगर समझिए, अगर आप से फॉर एग्जांपल आप मिठुन चक्रवर्ती हैं, तो आप क्या करेंगे, चलो विवेक की फिल्म कर रहा हूं तो उसके लिए लेट मी कम आउट ऑफ द बॉक्स, परफॉर्म लाइक दिस एंड गो बैक टू माय बॉक्स. हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस बॉक्स को ही, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नो प्लेस टू गो बैक. राइट. आपको कोई जाने की जरूरत ही नहीं है. वो लड़की जिसने शूट किया था, वो उसमें जिसको काट देते हैं भाषा, उसमें कश्मीर फाइल्स में 2 दिन तक वो यानी ऐसा लगा हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा. शी कुडंट कम आउट ऑफ इट बिकॉज हमने उसे रियल आरी के नीचे खड़ा कर दिया. आपको पता है नहीं, ये मुझे नहीं पता. हाँ, देहरादून में रियल 100 मशीन में रियल आरी के नीचे खड़ा कर दिया, सिर्फ उसका ब्लेड निकाल दिया था. ओके, जो शार्प होता है ब्लेड. ओके, रेस्ट वी ब्रॉट टिल हियर, और वो गुर्र पहले तो लेट गई, रिहर्सल सब ट्रेन्ड एक्टर्स हैं एनएसडी के, लेकिन व्हेन दैट थिंग कम्स हियर, तब आपको जब मौत महसूस होती है ना, तो उसके लिए फिर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है, फिर देन यू एक्सप्रेस. तो आई टोटली अग्री विद यू कि सारा जो मार्केट अब क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ हाइपर मार्केटिंग, हाइपर कमर्शलाइजेशन, हर आदमी यहाँ इंप्रेस करने में लगा है और कोई अपने को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. राइट. इसीलिए हम लोग पिछले 30-35 साल में कोई नया सत्यजीत रे या गुरुदत्त या मणिरत्नम या श्याम बेनेगल ये क्रिएट नहीं कर पाए. और उसके पीछे 2 रीजन है मेरे ख्याल से. एक रीजन स्टूडियोज का भी है. स्टूडियोज ने आके एक टेम्पलेट क्रिएट की है, तो चाहे तुम्हारा नेटफ्लिक्स हो चाहे कुछ भी हो, एक टेम्पलेट बेस्ड है. राइट. अब उस टेम्पलेट में आपको फिट अपने आप को करना पड़ेगा, आप कुछ भी हो. आई थिंक द रियल क्रिएटिविटी कम्स व्हेन यू ब्रेक ऑल टेम्पलेट्स. और आप इस बात से नहीं डरे कि ऑडियंस ने देखा नहीं, ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा. तो मैं तुमसे कुछ और चीज़ जानना चाहूँ. मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ ताकि कई यंग लोग देखेंगे तुम्हारे चक्कर में. दे शुड लर्न. ताशकंद फाइल्स के वक्त में वो फिल्म 2-3 साल पड़ी रही डब्बे में. ओके, एवरीबडी सेड हाँ ठीक है, लेकिन यार ये लाल बहादुर शास्त्री को यूथ कहाँ जानता है. ऑब्वियसली उनका था कोई हैंडसम नेहरू जी जैसा हो, गुलाब लगाए, जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं, तो उनका ये कहना था यार नेहरू जी को कौन जानता है, वो सॉरी शास्त्री जी को कौन जानता है यार. कोई यूथ से पूछ लीजिए, बुला के एक स्टूडियो में, तो मेरे को उनने 3-4 अपने यंग लोग होते हैं, अच्छा ऐसे ही करते हैं. मैं जानता था, बुला लिया उनको, जैसे तुम्हारे जैसे यंग लोग यार. तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, हाँ वो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन से नंबर के थे, 2nd 3rd, कुछ नहीं पता लोगों को. Then didn't know anything. कहना यार हिंदी बोलने वाला देसी गांव का गंवार आदमी कहाँ है यार ये फिल्म में. मेरी रीजनिंग ये थी, इसलिए ये लोग नहीं जानते हैं जो जानना चाहेंगे. तो ये जो टोटल अंडर एस्टिमेशन ऑफ ऑडियंस है, जो कि ऑडियंस डम है, बेवकूफ है, इसको क्या जानती है. और आप देखिए तो वही एक कल्चर इंडिया में, एंड आई एम वरीड अबाउट इट, कोई कल्चर हमने पॉलिटिक्स में क्रिएट कर दिया है कि लोग तो बेवकूफ है, कुछ भी झूठ बोल दो, कुछ भी कर दो, थोड़ी देर में तो भूल जाएंगे. इनको किसी मुद्दे से क्या, आपके घर की सड़क नहीं बनी, क्या लेना देना है. फ्लाईओवर तो कितना सुंदर बन गया, देखिए लेजर लाइट भी लगी हुई है उसमें. ठीक है, धर्म को लेकर लोग लड़ते रहे मरते रहे, तो क्या हुआ, मंदिर तो बन ही गया है. तो जो स्पेक्टिकल है बाहर, 50 फीट का हीरो का लगा दो पोस्टर, उसमें दूध डाल दो, नगाड़े लगा दो, तो वो स्टार बन जाता है. ये जो बिलीफ इन स्पेक्टिकल हो गया है, करेक्ट. इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, अब जैसे तुम भी, तुम्हारी स्ट्रगल अब शुरू होगी. बिल्कुल. अभी नहीं हुई है, अभी तुम इसका पार्ट 2 बनाओगे तो भी नहीं होगी स्ट्रगल. लेकिन जैसे ही तुम फीचर फिल्म में या किसी में जाओगे, तुमसे सब लोग कहेंगे यार अब थोड़ा ना, यू शुड बड़ा करो, कुछ बड़ा. ये बॉलीवुड मैं इसलिए मेरा सवाल आपसे, वो पहले बड़ा सब बड़ा करना चाहते हैं. मेरा दोस्त अनुराग, उसने मेरे साथ गोल लिखी थी, यही हुआ. पहले शुरू तो मूवमेंट छोटे से किया, फिर आप बड़ा करो. हर चीज बड़ा. ये रिलीजन में हो गया है. रिलीजन सबसे हम्बल सिंपल चीज है. रिलीजन 1-on-1 वाली चीज है. पर अब देखो जितने रिलीजियस गुरु हैं, सब काफिलों में चलते हैं, उनके साथ 12-12, 15-15 फोटोग्राफर कैमरे वाले चलते हैं, रील्स बनती हैं, सोशल मीडिया वाले चलते हैं, मैनेजर्स हैं, उनका एक यूनिफॉर्म है, लाइटिंग का एक स्टाइल है. हर आदमी जो है वो इंप्रेस करने में लगा है. एंड दैट्स व्हाई योर शो स्टैंड्स आउट, क्योंकि उसमें
कोई डर नहीं था इस बात का किसी को इम्प्रेस करना है। हाँ। ठीक है, कभी गरीबी भी करवाती हो काम, गरीबी मतलब हायरार्की में। राइट। आई कैन गारंटी, आई कैन राइट इन माय ब्लड, नेटफ्लिक्स की हायरार्की में सबसे नीचे रहा होगा ये। उनको उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये कुछ होने वाला है, इसलिए उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई, धीमे से रिलीज कर दिया। वो तो हम जैसे लोग देख देख के लिख के उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये जो यू हैव टू एंश्योर कि जिंदगी में इम्प्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो एज अ क्रिएटिव पर्सन, देन थिंग्स कम आउट। करेक्ट? तब आप लोगों के यहां पे लगते हो। पाथेर पंचाली में कहाँ इंप्रेस कर रहे हैं? कागज के फूल में कौन इंप्रेस कर रहा है आपको? अंकुर निशांत में कौन कर रहा है? लेकिन अगर सिनेमा की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो जिन फिल्मों के नाम उसमें जोड़े जाएंगे उसमें कोई आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली टाइम्स ने अपने टॉप 100 फिल्म्स में वापस से पाथेर पंचाली को इंक्लूडेड है, और वो इंडिया की इकलौती फिल्म है। और बड़े अफसोस की बात है यार, हिंदुस्तान में लोग पाथेर पंचाली को गाली देते हैं। हाँ, मतलब अब देखिए वो एक अलग डिबेट है। जो मैंने रे का एक बहुत प्यारा इंटरव्यू सुना है जिसमें रे साइड इंडिया में तमीज नहीं है लोगों की, और मुझे लगा ये सर मुझे एक और चीज़ जाननी थी, क्योंकि हम अब इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, एक्सप्रेस एंड नॉट इम्प्रेस, जो कि आप सही कह रहे हैं कि आप जब भी अपना कुछ लेकर जाते हैं स्क्रिप्ट, तो ये फीडबैक में ना बहुत सुना जाता है कि यार अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है, बट है ना इट्स नॉट कमर्शियल, इट्स अ फेस्टिवल फिल्म। अब मैं मेरे जो कंटेम्प्रेरी में जो मैं कहूँगा कि मेरे 2-3 डायरेक्टर्स हैं जिनको मैं देखता रहता हूँ, और मुझे थोड़ी ऐसा भी होता है कि यार ये कैसे बना पा रहे हैं। जैसे एक लड़का है चैतन्य तामने, आपने उनका अगर नाम सुना हो, कोर्ट बनाई, कोर्ट एंड द डिसाइपल, ठीक है। अब मुझे उनकी सिनेमा के बारे में और उस इंसान के बारे में अच्छी चीज़ ये लगती है कि उसे आना ही नहीं है, जो रे को कभी नहीं आना था बॉलीवुड में ना, उन्हें चैतन्य को भी नहीं आना। कोर्ट देख के मुझे यही लगा, चैतन्य को नहीं आना है, और चैतन्य ने वो वहाँ कर, हालांकि वो बहुत मुश्किल जिंदगी है जहाँ आपको बार बार पैसे जमा करने पड़ते हैं, आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं कमाने वाली है। अविनाश अरुण उनमें से एक है, हालांकि वो सिनेमाटोग्राफर भी हैं, तो एक वो चल रहा है। आनंद गांधी ने इनिशियली जब तुम्बाड़ और उसके पहले उन्होंने शिप ऑफ थीसियस, सो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक पैरेलल वो चला रखा है। पर यहाँ जाने की ना आज के डेट पे, क्योंकि हमें सरवाइव भी करना है, बिल्स भी पे करने हैं, 100 तरह की चीज़ है, तो हम यहाँ पर कहीं कुछ मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसका एक तरीका ऐसा नहीं, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी, तो मैंने क्या किया, अपनी नीड्स एकदम कम कर ली। ठीक है, मैंने इतनी नीड्स कम कर दी, मेरी अब कोई नीड ही नहीं है। यानी घर है, मैं एडवर्टाइजिंग भी करता था, मैं सक्सेसफुल आदमी भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लेकिन मैंने जैसे कपड़ों को, मैंने अपना 3 ब्लैक टी शर्ट कर ली और 2 एक काले ट्राउजर्स कर लिए, और एक जूता जो मैं 10-10 साल पहनता हूँ। लोग लिखते हैं मुझे सोशल मीडिया, अरे सर 2 साल से वही जूता पहन लो, बदल तो लो। ये मेरी भी प्रॉब्लम है। तो मैंने अपनी नीड्स कम कर ली, मैंने घड़ी से छुटकारा पा लिया, ये सब कर लिया, सबसे सस्ता चश्मा ले लिया, गिर जाए टूट जाए, 150 रुपए में इसका फ्रेम आता है। तो व्हाट आई डिड, मैंने अपने लाइफ में खाना पीना ये सब नीड्स एकदम कम की। अब ईश्वर की दया ऐसी हो गई कि अब मुझे उन चीजों की समस्या नहीं है, क्योंकि एक फिल्म हिट हो जाती है तो दुनिया सक्सेस को मानती है। सबसे पहले अपनी नीड्स कम करो, और नीड्स का मतलब ये नहीं कि खाना पीना और रहना, अपने एस्पिरेशंस को भी कम करो। तुम पहले ये डिसाइड करो कि तुम क्या यहाँ सारी दुनिया को इंप्रेस करने आए हो, या तुम कुछ लोगों पे इंपैक्ट करने हो। पहले ये क्लैरिटी कर लेना चाहिए जीवन में। सारा प्रॉब्लम ये है, लोग दोनों पे सवार होना चाहते हैं। एक और मैं तुम्हें चीज बता दूं, ये फेस्टिवल फिल्म और कमर्शियल फिल्म की जो तुम बात कर रहे थे, कमर्शियल फिल्म वाले तो सिर्फ इंप्रेस करते हैं, और अब तो इंप्रेस भी नहीं करते, अब हाइप पे चलते हैं। अब तो इंप्रेस भी बंद कर दिया उन्हें। They just walk through कि यार ठीक है, क्या है, अब they don't even care, they think मैं तो इतना हूं कि कुछ नहीं। पर ये फेस्टिवल फिल्म का है ना, इसमें भी गोरख धंधा उतने ही, करप्ट आदमी तो करप्ट ही हो। वहां भी है कि देखो मैंने क्या फिल्म बनाई है। तो ये जो बेवकूफी है कि यार फेस्टिवल फिल्म में तो स्लो ही होनी चाहिए, कैरेक्टर्स भी मनहूस, अंदर ही अंदर कुछ बात करने चाहिए, लंबे ठहराव वाला कैमरा होना चाहिए, म्यूजिक भी अजीब सा, ये भी एक बेवकूफी है। बिल्कुल। मैं उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। बिल्कुल। मैं क्यों तुम्हें इतने अंधेरे में फिल्म बनानी है कि मैं देख ही ना पाऊं, और तुमको क्यों ऐसी, तुम किसी भी थीम पे बनाओ, पर जो प्रिटेंशन है, जो जैसे दिल्ली में मैं रहा हूं, तुम रहे हो दिल्ली में? बहुत कम। दिल्ली में कहते हैं कि वो बड़े बिंदी वाली और फैब इंडिया वाले अंकल, बड़े बिंदी वाली आंटी,
वो बिना बात का कि आई शुड लुक क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल, इसलिए आप इंडियन हैंडलूम वो पृथ्वी के आसपास भी आपको एक तब का वो दिखेगा जो, हाँ वो पृथ्वी, तो वो ये जो 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 इस तरह की चीजें करके आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। मतलब गेरुए पत्र कपड़े पहन लिए कपड़े से, हाँ, और अध्यात्म के बारे में कुछ पता नहीं, उस तरह का है। जैसे मंत्री लोग जैसे ऐसे तो खूब वो रहते हैं, और जैसे ही मंत्री बने एकदम सफेद कपड़े पहन लेते हैं। तो ये जो कौवा चला हंस की चाल वाली बात, उससे भी बचना चाहिए, वो गलत है। अल्टीमेटली सिनेमा का सिर्फ दो ही पर्पस हो सकते हैं, या तो आपको सोचने पे मजबूर करे, या आपको कुछ महसूस करने पे मजबूर करे। एक ऐसी दुनिया क्रिएट करे जहां पे आपको जाना चाहिए लेकिन आप खुद नहीं जा सकते। राइट। तो सिनेमा सिर्फ सबसे बड़ा गुनाह जो हमने किया है, बॉलीवुड ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और मुझे लगता है ये एक पाप किया है कि एक फिल्म में एक डायलॉग लिख दिया और उस डायलॉग को लोग रिपीट करते हैं। और वो डायलॉग ही है, दो डायलॉग हैं जिनसे मुझे वाकई में आपत्ति है, बहुत बड़ी आपत्ति है मुझे। एक, सिनेमा मीन्स ओनली एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो मैं कहता हूँ भाई अगर एंटरटेनमेंट तो मदारी जो बंदर का डुर डुर जाएगा ससुराल जाएगा नहीं, वो भी एंटरटेनमेंट है। राइट। तो ये पर्पस है आपकी लाइफ का, इसलिए फिल्म बनाते हैं आप क्या भाई कि आपको एंटरटेनमेंट ही करना है। तो फिर जो जोकर ऊपर से नीचे कूदता है, छलांगे मांगता है, वो भी एंटरटेनमेंट है। तो फिर आप नौटंकी क्यों नहीं मान लेते अपने आप को? दूसरा, एक फिल्म है कि एक फिल्म में कौन सी आदमी आ रहा है, उसमें डालो जब तक सनीमा है आदमी बेवकूफ बनता है। बात सही है, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, हाँ, उसमें ट्रूथ है, तो उसमें सत्य है, वो सटायर है। अब सटायर है और सत्य है, क्योंकि हम ये ऐसा करते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी जिस तरह से लोगों ने उसको समझा वो गलत है। हाँ, जो उनका जो इंटेंट था वैसा आया नहीं, मीम बन गए अब सोशल मीडिया के जमाने में। तो लोगों ने कहा कि अच्छा सिनेमा जो है मतलब बेवकूफ बनाने की मशीन है। राइट। अब लोग बनाते भी हैं तो आप उससे बच नहीं सकते। पर ये गलत बात है। वो कहना ये है कि राजनीति का तो एक ही अर्थ है, लोगों को बेवकूफ बनाना, लूटना लूटना लूटना। धर्म का तो एक ही मकसद है, लोगों को लड़ाना लड़ाना लड़ाना। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं। राइट। तो ये छाप लगा देना, मेरे ख्याल से सिनेमा इतना ज्यादा पावरफुल मीडियम है, ये सरकारें बदल सकता है, गिरा सकता है। बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर जिताया है इसने अमेरिका को और इंग्लैंड को। बिल्कुल। ठीक है, मेरी फिल्म आप उस पॉलिटिक्स के इस साइड है या उस साइड है, दैट्स इररेलेवेंट। लेकिन उस एक फिल्म का इंपैक्ट देखो तुम, पूरा इंडिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज कर दिया। करेक्ट, पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज कर दिया। जिस आदमी को आप 30 साल से पकड़ नहीं रहे थे, जिसको आप मैसिया बोलते थे, आज वो जेल के अंदर है। एक फिल्म के कारण भारत सरकार मजबूर हो गई, बड़े बेदिल से उन्होंने किया है, पता नहीं वो करेंगे भी कि नहीं आगे, लेकिन अनाउंस तो करना पड़ा कि हाँ भाई इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सजा दो। जो होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता, कई बार पॉलिटिकल पॉस्चरिंग भी होती है ना। बिल्कुल। हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो था, उसने एयरफोर्स ऑफिसर्स का जो मर्डर हुआ था दिन दहाड़े, जिसके हजारों तो गवाह हैं जिनने आंखों से देखा हुआ है, उसको बंद कर दिया था केस को। फिल्म आने के बाद सुओ मोटो उन्होंने शुरू किया। ओह, या आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस न्यूज़। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने शुरू किया ना उसको, सुओ मोटो। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर हो गई। अभी कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले, उन्होंने जितने कश्मीरी पंडित हैं उनसे कहा है कि भाई आपके साथ जो जो क्राइम हो, हम एक वो बना रहे हैं कमीशन, उसमें आके आप रिपोर्ट करिए और हम सारे क्रिमिनल्स को उसको करें। हो सकता है सब पॉस्चरिंग हो, लेकिन वो एक सिंबोलिज्म के लेवल पे भी हुआ। दूसरा, जो टीवी न्यूज बताती नहीं थी 10 लोग, आप बताइए 36 सरदारों को या 24 में, आई एम सॉरी प्लीज माफ करना, 36 सरदारों को लाइन से खड़ा करके कश्मीर में मार डाला। दिन दहाड़े ऐसा लाइन से खड़ा करके, जिनमें बच्चे थे 2 साल के। तुम्हें पता है ये बात? नहीं पता, मुझे नहीं पता। इतनी बड़ी न्यूज किसी को नहीं पता है। लेकिन जब से ये फिल्म आई उसके बाद कश्मीर में अगर किसी को खरोंच भी लगती है तो नेशनल न्यूज बनती है। करेक्ट, आई एम ग्लोबली भी नैरेटिव चेंज हुआ। सारी दुनिया समझती थी इंडिया ने इलीगली उसको ऑक्यूपाई कर रखा। फिल्म देख के कम से कम ये तो समझ में आया इलीगली नहीं किया। व्हाट आई एम सेइंग इज, फिल्म की इतनी ताकत है। मुझे अफसोस इस बात का है कि लोग अपनी ताकत को नहीं महसूस कर पाते। एक फिल्म कितना बड़ा चेंज सोसाइटी में ला सकती है, उसको हम यूज ही नहीं कर रहे। और तुम जैसे यंग लोग जब जाएंगे धीरे धीरे फिल्म में, जब जाओगे तुमको हर आदमी यही बोलेगा कि नहीं ये गलत है, फिल्म तो स्टार को बनाने के लिए होती है। और तुम अपनी 50 साल जिंदगी जो है, तुम नहीं, मतलब एक कमर्शियल सिनेमा में एक स्टार
को रही स्टार का करियर बनाने में लगा दोगे। आप देखो जितनी ये सुपर हिट फिल्म्स हैं पिछले 2-3 साल की, पोस्ट कोविड की ले लो, पीछे क्यों जाते हैं? इनके राइटर कौन है बताओ? किसी को नहीं पता। इनके डायरेक्टर्स कौन है? किसी को नहीं पता। कौन है एनिमल का राइटर? कोई नहीं जानता। कौन है गदर का राइटर? कोई नहीं जानता। कौन है पठान का राइटर? कोई नहीं जानता। कौन है जवान का राइटर? कोई नहीं जानता। ये सबसे हिट फिल्में हैं, बिल्कुल कोई नहीं जानता इनका नाम। इनके डायरेक्टर्स का नाम भी आम आदमी नहीं जानता होगा, पब्लिक नहीं जानती होगी, ठीक है, थोड़े स्टार डायरेक्टर्स होंगे, लेकिन आम पब्लिक नहीं जानती है। बिल्कुल करेक्ट? ये गलत बात है। एक आदमी एक दुनिया क्रिएट कर रहा है, वो भगवान से कम है क्या? वो डेमीगॉड ही तो है। वो एक नई दुनिया क्रिएट कर रहा है, उसमें नए कैरेक्टर्स ला रहा है, उनमें जान फूंक रहा है, उनमें इमोशन क्रिएट कर रहा है, उसका घर क्रिएट कर रहा है, उसके कपड़े क्रिएट कर रहा है। तुम्हारा लंगूर सारी जिंदगी लोगों को याद रहने वाला है। ये जो क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, एक दुनिया, और मुझे एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां मैं कभी नहीं जाऊंगा, और वहां ले जाके मेरे अंदर की उस रिप्रेस्ड चीजों को निकाल के बाहर कर रहा है, जिसके लिए मैं लाखों रुपए देके भी अच्छे अच्छे साइको एनालिस्ट नहीं कर सकते। राइट। जिस चीज को देखने के बाद बाप बेटे के रिश्ते ठीक हो जाए, माँ बेटी के रिश्ते ठीक हो जाए, दोस्तों के रिश्ते ठीक हो जाए, या हमें समाज की ऐसी चीजें जो हमें कभी पता नहीं चलती वो पता चल जाए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो अंकुर हो, चाहे पाथेर पांचली हो, ये फिल्में आपको ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर रही हैं। उस आदमी की ताकत कितनी है, वो आदमी कितना, वो इज लाइक डेमीगॉड। सोसाइटी को तो उसको अपने पलकों पे ऐसे बैठाल के रखना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हमने उसको सिर्फ उसका स्तर नीचे किया है, उसको एक चपरासी बना दिया, डिलीवरी वाला, जो सिर्फ बड़े स्टार्स का महिमा मंडन करता है और उनको भगवान बनाने में लगता है, जबकि खुद वो भगवान है। मैं इसके अगेंस्ट था। आज मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूं, मैंने आज तक नहीं बोली, एंड आई डोंट लाइक इट। जो मीडिया वाले हैं, तुम अगर फिल्म करोगे, तुम्हारी फिल्म में गलती से कोई स्टार आ गया, तुम उसके बगल में खड़े होगे लॉन्च के वक्त में, मीडिया यहां से क्रॉप कर देगी फिल्म को, तुमको किनारे कर देगी और सिर्फ स्टार की फोटो छापेगी। करेक्ट? राइट। ये जो एक थिंकिंग अबाउट सिनेमा है, आई वॉन्ट टू चेंज इट। जो भी मेरे लाइफ में बचा है एक्टिव ईयर्स, आई वॉन्ट टू चेंज दैट। दैट्स व्हाई आई एम फाइटिंग फॉर एवरी सिंगल क्रिएटिव पर्सन हु आई लाइक। मुझे इंटेंट, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें बुलाया है यहाँ पे कि लोगों को पता चले कि ऐसे भी यंग लोग हैं जो अपना इंटेंट क्लीन करते हैं और जिनमें आगे जाने की क्षमता है। जैसे पॉलिटिक्स में यंग लोग आते हैं, राइट, बड़ी अच्छी बात करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, पर थोड़े दिन बाद फिर आप 5 साल, मुझे ये नहीं पता है कि मैं 5 साल बाद तुम रहोगे, पर मुझे ऐसा विश्वास है, मैं कोशिश, इसीलिए मैं तुम्हें एनकरेज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लड़ो, अपने स्टेटस को, अपनी गरिमा को, अपने सेल्फ एस्टीम को कभी किसी के नीचे नहीं करना। चाहे तुम वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टार के साथ काम करो, जिसके साथ तुम्हें लगे अरे इससे तो किस्मत बन जाएगी। कोई दुनिया में माइका लाल नहीं पैदा हुआ जो तुम्हारी किस्मत चेंज कर सके, तुम्हारे टैलेंट को चेंज कर सके। कोई नहीं पैदा हुआ है। अपने आप पे भरोसा रख के जब तुम लोगों को इंप्रेस करने की जगह खुद को एक्सप्रेस करोगे, वो कहानी बोलो जो सिर्फ तुम बोल सकते हो। मैं 10 जन्म लूंगा तो मैं तुम्हारे जैसे कहानी नहीं बता सकता। आई थिंक सर, ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि इनिशियली जो एक्साइटमेंट टू मेक सिनेमा आया है, वो भी इसीलिए आया है क्योंकि जब आप फिल्म देख रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था यार और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है, एक सेकंड मैं बताता हूँ, और आप उसे लिखते हो और आप उसे शूट करते हो, और शूट करते वक्त मैं प्रैक्टिकलिटीज़ छोड़ देता हूँ जो भी है, लेकिन एटलीस्ट जो इमेज आप क्रिएट, जैसे मैंने आप अभी कह रहे थे, मुझे याद आया रिसेंटली अलेक्जेंडर पेन की एक फिल्म रिलीज हुई है, द होल्ड ओवर्स। हाँ। आपने देखी? यार मेरे पास नहीं पहुंची है, वो आई है क्या? वो सर थिएटर्स में थी, बहुत कम स्क्रीन्स मिले, आई और चली गई। बहुत प्यारी फिल्म, मतलब I know. Performances I believe are लवली, और परफॉर्मेंसेस से ज़्यादा उनका जो तरीका है, जैसे उनकी नेब्रास्का भी अगर आप देखेंगे कि है ना, उनके कैरेक्टर्स के बीच एक पोइट्री चल रही होती है। जो ह्यूमर की बात कर रहे हैं ना, मतलब अलग अलग तरीके से आप कभी लाउड कॉमेडी करते हो, कभी आप है ना, आई लव डेविड धवन का सिनेमा, जब बचपन में स्कूल से लौटता था तो वही चल रही होती थी, और मुझे तब भी ये चीज़ बहुत इम्प्रेस करती थी। मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें कादर खान है, वो गोविंदा को गुस्से से पागल है ढूंढ रहे हैं, और गोविंदा सामने से आ रहे हैं और अचानक से कादर खान उन्हें नजर आ जाते हैं, तो वो तुरंत अपनी है ना
दिशा बदल लेते और अल्लाह के नाम पे दे दे और गोविंदा देखते अंधा हो हो जाता है ना कुछ, क्या हाँ वो कुछ अजीब से बिहेव करने लगते हैं, वो भिखारी बन जाते हैं और कादर खान उन्हें देख के कहते हैं भगवान ने कैसे कैसे लोग पैदा किए और वो आगे चले जाते हैं। सो ये जो कन्विक्शन है, मुझे लगता है यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा ना कि कल को आप मुझे रोड पे मिलो और मैं एक्टिंग करने लगूं, आप बोलेंगे कोई और है ना, तो आप पहचान ही लोगे। एक फिल्म थी बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी, कादर खान ने लिखा था, उसमें पूछता क्या टाइम हुआ है, कहता बज के 10 मिनट, कहता क्या बज, तो बताता घड़ी में काटा जो एक ही है। ये कन्विक्शन है, ये कन्विक्शन है। सेम वे वही लेवल का कन्विक्शन, मतलब पता नहीं इससे कितने लोग अग्री करेंगे इस लाइन को, यू नो, फ्रॉम डेविड धवन टू अलेक्जेंडर आप एक साथ कंपेयर करो, बट मुझे लगता है कि नेब्रास्का में वो जो एक साइलेंट पोएट्री चलती रहती है जिसमें ह्यूमर है, जो परिवार के इक्वेशंस, और जो मुझे लगता है बहुत इंडियनाइज्ड है कि हमारे यहाँ भी आप गेस्ट भी आते हैं तो आपको पता है फलाना का ढिमका के साथ टेंशन है, तो वो चाय भी सर्व हो रही है, पकोड़े भी सर्व हो रहे हैं, लेकिन उसके बीच वो टेंशन कितने प्यार से उसको कैप्चर किया जा रहा है। सो आई थिंक फिलहाल मैं आगे का तो नहीं बता पाऊंगा, बट फिलहाल जो मोटिव और एम है वो यही है कि जितनी कहानियां अभी लिखी हैं और जो दुनिया देखी है, इट्स लाइक द एक्साइटमेंट इज मोर कि जाकर वो पहले बताऊं। द फियर ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज आई थिंक येट टू अप्रोच। ऑब्वियसली आप क्या होता है फेलियर सक्सेस, मुझे सच्ची नहीं पता, मैं कोई बोल नहीं कर रहा हूं सर। मैं मतलब मुझे ऑनेस्टली, और ये बात मुझे पता नहीं कितना सही रहेगा कैमरे पे कहना, बट अगर नहीं रहेगा तो आप एडिट कर लीजिएगा कि मैंने आई थिंक पिछले 3 सालों से ना अपने आप को एक्सप्रेस करना, मैं सोशल मीडिया मैंने छोड़ दिया, मैं वहाँ पर, इसलिए मुझे आपने जब किया तो मुझे किसी ने बताया कि आपने लिखा है, तो बहुत अच्छा किया सोशल मीडिया छोड़। हाँ, हालांकि मेरे ट्विटर पे एक अकाउंट है जिसका पासवर्ड मेरे पास नहीं है, ना ही उसमें कोई फॉलोअर। इंस्टाग्राम पे भी नहीं हो? इंस्टा पे मैं नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, और फेसबुक पे एक पुराना अकाउंट है जो ऑलमोस्ट इनएक्टिव है। फेसबुक तो खैर अब वो इट्स द नेक्स्ट ऑर्कुट। तो उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक चीज़ देखनी शुरू की है, सिर्फ आपकी फिल्मों से नहीं, मतलब आप तो रिसेंट 5 ईयर्स में द मोस्ट आई थिंक एक तो पॉलिटिकल डायरेक्टर और मोस्ट कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर्स की जो लिस्ट में आएंगी दोनों साइड से, जिसमें जनता आपस में लड़ रही है कमेंट्स पे। अब मुझे पता नहीं आप कितना देखते हो, बट नहीं देखता, पर आपकी फिल्म के टीजर और ट्रेलर के नीचे 2 पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, तो सवाल भी हो रहा है, जवाब भी दे रहे हैं, और वो चीजें भी चल रही है। मैंने ना अपने आप को कोशिश की है अभी कि इन चीजों से अलग रखकर चला जाए, क्योंकि वो 90s की दुनिया ना बहुत खूबसूरत होती थी। तब मेरे ख्याल से इतने झगड़े नहीं होते थे, इतनी जजमेंट नहीं होती थी। आज लोग किसी से मिलने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ये आदमी कैसा है। हाँ। आप उन्हें मौका ही नहीं दे रहे। तुम मेरी सोशल मीडिया इमेज देखो और मुझसे मिलो, हाँ। सब लोग मुझसे जो मिलता है कहता है अरे हम तो सोचते थे आप बड़े गुस्से वाले होंगे, ये होगा वो होगा, आप तो बड़े मिलनसार हैं। राइट। यार कैसी बात कर रहे हो? तो राइट, मतलब वो वाइब, क्योंकि वो आप टीवी डिबेट्स में या न्यूज में जब भी देखते हो तो आप एक डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स भी अलग होते हैं ना। हाँ, परफॉर्मर हो भाई, परफॉर्म कर रहे हो आप। हाँ, और आपसे क्या सवाल पूछा, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप कभी भी कुछ बोल दो कैमरे के आगे, वो आप 10 साल पहले बोलो या 20 साल, वो कहीं ना कहीं से वो कट निकाल कर लाएंगे और वो ऐसी जगह पे चिपकाएंगे जब आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है। वो खैर, तो मैं जो पॉइंट कह रहा था वो ये कह रहा था कि सक्सेस और फेलियर जो आप पूछ रहे थे, देखिए ऑनेस्टली इस शहर में सर्वाइव करने के लिए आपको पैसों की जरूरत है, एक मिनिमम पैसों की, जो आप कह रहे हैं अपनी नेसेसिटी कम कर लो। मुझे लगता है वो एक प्रायोरिटी है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ साल पहले तक मैं ये सोचता था कि क्या पैसा लेकर जाना का है, पर जब हॉस्पिटल में आपके खर्चे होते हैं तो हॉस्पिटल वाला ये नहीं कहता कि क्या पैसा लेके, वो कहता है चाहिए मेरे को। या आप जब दाल खरीदने जाते हो, रोटी, तो वो चाहिए होता है। और एज अ फिल्म मेकर भी आपको ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, पहुंचना है, रिसर्च करना है, तो आपको कुछ पैसे तो चाहिए अपने, तो वो तो एक मैं मानकर चलता हूँ कि वो चाहिए, वो नेसेसिटी है। इसके अलावा इस फिल्म से परवाह नहीं है कि इस फिल्म से मेरा मतलब है कि यार आज ये हिट हो गया है, कल वो, और जबकि मैंने अभी हिट एंड फ्लॉप वैसे देखा भी नहीं है। ये वो शो है जो पॉपुलर हो गया, मैं कहूँगा। हाँ, जो मतलब काफी इंडस्ट्री में जाओगे तो हिट फ्लॉप नहीं बता पाओ, कुछ शायद लोग जानते भी ना हो क्या है। और आज तकरीबन मतलब वो सेल्फ डिफाइंड हो चुका है, वो जो व्याख्या है ना, वो
क्योंकि इतने क्रिटिक्स हो गए, इतनी चीजें हो गई है कि वो लाइन ब्लर हो रही, तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट द पर्सनल चॉइस. द पॉइंट इज फ्लॉप इज टोटली हाउ मच मनी यू आर पेइंग टू दीस ट्रेड जर्नलिस्ट. वो छापते हैं हिट और फ्लॉप. उसमें कोई कौन सी फिल्म जिसको तुम हिट समझते हो बहुत बड़ी फ्लॉप्स होती हैं, जिनको तुम फ्लॉप समझते हो वो हिट होती हैं. तो हाँ, ये तो, कोई जानता नहीं है. और मुझे लगता है जैसे बॉक्स ऑफिस के मापदंड से भी वो डिसाइड करना गलत ही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, मतलब कोई स्टैंप मार के तो नहीं आता ना कि मैंने ये फिल्म देखने गया था मैं और मुझे बहुत अच्छी लगी. मैं गया था क्योंकि मेरा दोस्त जा रहा था, मैं भी चला गया, भीड़ जा रही थी, मैं भी चला गया, है ना, और मैंने देखी, मुझे नहीं समझ आई. तो खैर वो अलग चीज़ है. मैं जो बात कर रहा था कि मुझे लग रहा है कि सक्सेस वो है कि जब तक आप उतना मैनेज करते जाओ कि आप अपनी कहानी बोल पा रहे हो, कि आप बिल्कुल सही है, आपको अगली फिल्म का किसी तरह बजट निकल जाए, वो आप बोल पाओ. और इसलिए मैं कहता हूँ कि चैतन्य तामने, अविनाश अरुण जैसे लोग जिस तरीके से चल रहे हैं वो बहुत करेज के साथ चल रहे हैं. वैसे चलना आसान नहीं है आपके लिए. आप आई डोंट नो कितना अग्री करेंगे इस बात से. मैं तो रह रहा हूँ, मैं तो सूली पे लटका रखा, मैं तो जीसस क्राइस्ट पे लटका हुआ हूँ, बस आत्मो कीले मारने बाकी हैं. नहीं, मुझे तो अलग लेवल पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. बिकॉज ऑफ क्या है कि एक तो इस कंट्री में बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ सेक्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन ये ऐसे टैबू बना दिए गए हैं कि इनमें बोल नहीं सकते आप, और सोशल मीडिया के जमाने बोल नहीं सकते. तो मेरा क्या है, मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस कोई ऐसा नहीं. आई वॉन्ट कॉन्वर्सेशंस टू स्टार्ट ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स. ओके, जैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्रिज बना, यहाँ पे वो 6 फुट ऊपर नीचे हो गया. ओके, इट्स अ ब्लंडर, पर कोई बात नहीं करेगा उसके बारे में, क्योंकि मीडिया बोलेगा नहीं, छाप करोगे नहीं, आप बोलोगे तो एक पार्टी वाले आपको ट्रोल कर देंगे, दूसरी पार्टी वाले कर देंगे. ये सब प्रॉब्लम है इंडिया में. आप रिलीजन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठा सकते हैं, अंधविश्वास के ऊपर नहीं उठा सकते हैं, सेक्स वर्ड तो SE के आगे X लगा नहीं सकते हैं, सब लोग घर में नहीं बोल सकते हैं, लड़कियों के इश्यूज नहीं. मैं चाहता हूं कि कुछ सब्जेक्ट्स पे कॉन्वर्सेशंस होने चाहिए. करेक्ट. मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि ये गलत है या ये सही है. मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स, देखो बुद्धाना ट्रैफिक जैम पूरी लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर थी, क्योंकि जब मैं लेफ्टिस्ट रहा हूँ, मैं खुद कम्युनिस्ट रहा हूँ, नक्सल रहा हूँ, तो मैं जेल भी उसी चक्कर में गया हूँ. जेल मतलब वो एक दिन वाले सुबह पकड़ के ले जाते हैं और फिर शाम को छोड़ो, सब किया हमने, पत्थर मारना, ये सब गुंडागर्दी की है. पर फिर बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इससे तो क्या होता है, लड़कों के करियर्स बर्बाद हो जाते हैं. और लड़के जब जाते हैं तुम्हारे हमारे जैसे छोटे शहर से, तो ये सोच के थोड़ी जाते हैं कि हम क्या बोलते हैं, बसें जला देंगे. राइट. करेक्ट. तो कहाँ से सीखते हैं? 12वीं क्लास तक तो माँ बाप उनको ये नहीं सिखाते हैं कि जाओ दुर्गा को गाली दे दो या मनुस्मृति जला दो. ये तो घर वाले नहीं सिखाते हैं. तो जैसे कॉलेज में आते हैं, कौन सिखाता है? प्रोफेसर, सीनियर्स. तो आई सेड इस पे कॉन्वर्सेशन होना चाहिए. फिर मुझे ऐसा लगा कि ये शास्त्री जी की जो डेथ है, ये एक अनरिजॉल्व मामला है, और उसको सब फुसफुस करके घरों में बात करते हैं, खुल के नहीं करता. चलो इसको पब्लिक में, और शायद एक जनरेशन के बाद वो भी होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अगले जनरेशन को पता ही नहीं होगा. तो मैंने कहा ये ट्रूथ, राइट टू ट्रूथ, एक सिटीजन का राइट है ट्रूथ, इसको कैसे लाओ? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर से जोड़ेंगे तभी आएगा. तब कहे अरे प्राइम मिनिस्टर का सच नहीं पता, तो यार हमारा खुद को कल को कुछ हो गया हमारे पिताजी को तो कैसे पता चलेगा? कश्मीर का मुद्दा सब फुस करते थे ऐसा ऐसा कि यार इसको इधर उधर करके बात करते थे, पब्लिक में नहीं करते थे. आई ब्रॉट इट टू कॉन्वर्सेशन कि अल्लो भाई चलो इसके ऊपर बहस तो करो कम से कम आके. अब पार्टीशन को लेके जब मैं इंडियन पार्टीशन की बात करता हूँ एज अ डायरेक्टर, व्हाट्स द फर्स्ट इमेज कम्स टू योर माइंड? पार्टीशन की अगर बात करता हूँ तो देखिए, मैंने गांधी फिल्म देखी थी, क्योंकि ऑब्वियसली पैदाइश बहुत बात की है. तो गांधी फिल्म का एक इमेज है जिसमें वो फास्ट पे बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ दंगा चल रहा है. और एक बहुत क्लासिक सीन है उसमें, मतलब मेरा बहुत प्यारा सीन है जिसमें वो एक आदमी आता है, ओमपुरी आते हैं और वो रोटी फेंक कर देते हैं और कहते हैं खा लो. तो आपने जैसे ये वर्ड यूज किया ना, वो पहली चीज वो स्ट्राइक करती है कि देश मुझे पूरा यहाँ से वहां जाता दिख रहा है और सब chaos है. या हाँ, दैट्स फाइन. पर पार्टीशन, मैं कह रहा हूँ पार्टीशन 15 अगस्त का जो दिन है वो कैसे नजर आता है? वो जो इमेज हमने काफी रिसर्च की, हर आदमी को पंजाब दिखता है. पंजाब में लोग काट रहे हैं, मार रहे हैं, ये हो रहा है, ये दिखता है ना भाई, वायलेंस. पर जितनी हमारी फ्रीडम और उसकी जो पार्टीशन की पॉलिटिक्स है, वो मेनली तो बंगाल में सेटअप है, लेकिन हमने कभी बंगाल को दिखाया ही नहीं आज तक.
तो जो पूरी जनरेशन है सबको ये लगता है कि पंजाब की साइड पे विभाजन हुआ भारत का। राइट। किसी को ये नहीं पता है कि जो पार्टीशन हुआ था वो सेकंड पार्टीशन है इंडिया का। पहला पार्टीशन 1905 में बंगाल का हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, फिर बाद में फिर जोड़ के एक कर दिया गया क्योंकि वो चला नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट पार्टीशन। उसने नींव रखी है पार्टीशन की, राइट, जिसके कारण टू नेशन थ्योरी और अल्टीमेटली फिर पार्टीशन हुआ। और सारी जो लड़ाई है वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा वायलेंट मूवमेंट जिसको बोलते हैं होलोकॉस्ट के अलावा, जिसके सामने कश्मीर कुछ भी नहीं है, उसका नाम है डायरेक्ट एक्शन डे, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग। पढ़ना जाके, फोटो देखो, तुम्हें विश्व के इतिहास में ऐसी फोटो नहीं दिखेंगी। लाशें लाशें बिछी हैं सड़कों पर, ऊपर इतने बड़े बड़े गिद्ध और चील और वल्चर्स बैठे हुए हैं। And that photo, thank God, it's been taken by Margaret, who's a American and British photographers. नहीं तो लोग कहते हैं ये तो जरूर प्रोपेगेंडा है। कभी कोई नहीं जानता उसके बारे में, ठीक है। तो आई एम मेकिंग दैट फिल्म नेक्स्ट। मैं डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली के ऊपर नेक्स्ट बंगाल में मेरी सेटअप। सो आई सेड यार, मेरे जैसा अवेयर आदमी जिसने इतना पढ़ा है, फ्रीडम फाइटर्स का बेटा हूं, मेरे माँ बाप दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे, इतना मैं जानता हूं, लेकिन मेरा कभी पता ही नहीं चला मुझे बंगाल के बारे में, राइट। हमें ये नहीं पता है इंडिया का सारा स्पिरिचुअल मूवमेंट जिसको आज तुम बोलते हो, सारा स्पिरिचुअल, चाहे वो श्री अरविंदो हो, रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो अपने ये विवेकानंद हो, ये सारा का सारा वहां से आया है। नेशनलिज्म सारा वहीं से शुरू हुआ है। वंदे मातरम के एडिटर श्री अरविंदो थे। वंदे मातरम वर्ड जो है वहीं से आया है। राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स, भारत का जो रेनेसांस है पूरा, वो सारा बंगाल में हुआ है। एक हिंदी की फिल्म बता दो रेनेसांस के ऊपर है। यूरोप ने कितनी फिल्में बनाई हैं, भारत के फ्रीडम के ऊपर 3-4 फिल्में नहीं बनी है वो गिन के, और वो भी जो अच्छी बनी है वो भी गांधी है। गांधी भी आधी 50% झूठ है। उसमें जो सीन की जो तुम बात कर रहे हो, वो सीन कंप्लीट नहीं किया, उसके बाद और है उसके आगे, मैं दिखाऊंगा अपनी फिल्म में, ठीक है भाई। वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थी, उसमें कोई गलती भी नहीं, रिचर्ड एटनबरो ग्रेट, वो गांधी के ऊपर थी। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी कोई चीज जिसमें गांधी को किसी ने क्वेश्चन किया उसी वक्त में, उसको किनारे कर दिया, हटा दिया उसको, और जिन्ना को भी एक तरह से प्रेजेंट किया। क्या तुम्हें एक बात पता है, 1920 में गांधी जी ने जब खिलाफत मूवमेंट को अप्रूवल दिया, उन्होंने बोला कि हाँ खिलाफत जानते हो क्या था? नहीं सर। खिलाफत का मतलब किसी के अगेंस्ट होना नहीं है। खिलाफत क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन जो था वो टर्की के ऊपर अटैक किया। तो जो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे, उन लोगों ने बोला कि अरे ब्रिटेन को तो मारो इसलिए कि उनने हमारे खलीफा के ऊपर अटैक किया। वो कहते थे हमें भारत के स्वराज और फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं, हमारे खलीफा को मत मारो। कैलिफेट को इंडिया में खिलाफत बोला जाता था। अच्छा। तो खिलाफत से सब दूर थे। ब्रिटेन ने बोला कि भाई मिस्टर गांधी, जो कांग्रेस है वो तो हिंदू पार्टी है, तो तुम हिंदू लोग लड़ रहे हो स्वराज के लिए, और 20-25 करोड़ मुस्लिम थे शायद, उनको तो कोई लेना देना नहीं है इससे, तो हम तुमसे क्यों बात करें इस बारे में। गांधी जी वांटेड कि मुस्लिम्स का सपोर्ट मिले, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे खिलाफत के साथ हूं, ठीक है, और ये खिलाफत बहुत अच्छा तुम कर रहे हो। हालांकि था इट्स लाइक क्रैप बुलशिट, इट वाज लाइक स्टूपिड थिंग। इंडिया में रहने वाले मुस्लिम का क्या लेना देना टर्की से भाई? टर्की के ही लोग उसको लेके बॉदर नहीं, किसी मुस्लिम कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया वो बेवकूफी के कैलिफेट के मूवमेंट को। और टर्की खुद ही सेक्युलर हो गई 1-2 साल के अंदर, उन्होंने भी उसको ड्रॉप कर दिया। पर इंडिया में आग लगी थी, तो गांधी जी ने उसको सपोर्ट कर दिया। जिस दिन गांधी जी ने सपोर्ट किया, उसके बाद एक बंदा खड़ा हुआ और उसने कहा कि गांधी हैज मेड अ सिन बाय मिक्सिंग पॉलिटिक्स इनटू रिलीजन, एंड ही सेड इट्स एन इस्लामिक, मैं कोट अनकोट बता रहा हूं, ही सेड कैलिफेट खिलाफत इज अ प्योरली इस्लामिक मूवमेंट which supports Turkey, what India has got to do with it. और ये किन्होंने कहा है? बताता हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। And he said, I don't want to belong to this toxic politics. और इसका जो अंत है वो हिंदू मुस्लिम का जिंदगी भर झगड़ा ही होने वाला है, एक दूसरे को काटेंगे। गांधी had made this blunder. Gandhi's way is the wrong way. My way is the right way, because my way is the constitutional way, and therefore I resign from the Congress. And I'm leaving India forever because I can't live in this. I'm a secular and I can't live in this communal toxic environment. It suffocates me.
एक बंदे ने रिजाइन किया इस बात पे। अम्बेडकर? नो। गैस। फ्रॉम कांग्रेस। कांग्रेस। नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में 21 में। चलो पटेल। गैस थ्रो। आई एम जस्ट थ्रोइंग दिस। फेंकते जाओ नाम पे नाम पे नाम। पटेल। नो। आई थिंक यू नीड टू आंसर बिकॉज आई विल बी। उस आदमी का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मैं पता है मैं ये नाम लेना नहीं चाह रहा था क्योंकि सो अनबिलीव टू, मतलब मेरे पहले ऑप्शन में जिन्ना आया, फिर मैंने कहा जिन्ना ये लाइन तो नहीं बोल रहा है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ। और जिन्ना ने कांग्रेस से रिजाइन किया, ही लेफ्ट इंडिया और लंदन चला गया। नहीं मतलब ये मुझे इसके तो कमाल की बात है। ठीक है। हाँ 1931 तक आया भी नहीं लौट के इंडिया, वो 10 साल रहा वहां पे। ये किसी को पता है ये बात? इतिहास का कितना डिफाइनिंग मूवमेंट है ये। अगर वो नहीं गया होता तो पाकिस्तान नहीं बनता था। करेक्ट। वो कांग्रेस के साथ चलता रहता। उसने सेकुलरिज्म का इशू उठाया और तब पहली बार सेकुलरिज्म का इशू उठा। कम्युनल पॉलिटिक्स पहली बार उसने बोला ये कम्युनल पॉलिटिक्स है। अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम, जिन्ना सेड अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स बाय गांधी इज अ कम्युनल पॉलिटिक्स। और इसका अंत ये होगा कि कभी ये झगड़ा रुकेगा नहीं। और आज तुम देख लो, ये अलग बात है फिर आके उसी ने पाकिस्तान बनाया। हाँ तो 10 भाई ही मस्ट हैव चेंज। उसको भी समझ में आया होगा कि मैं अकेला पड़ गया हूं, जो भी है। एनीवे वो अलग। पर मैं आई वांट टू शो दिस इन माय फिल्म। अब समस्या ये सब किसी को पता नहीं है। जब आपको हिस्ट्री ही नहीं पता अपनी करेक्ट, राइट, तो कैसे आप अपने यूथ से या इस जनरेशन से ये अपील कर सकते हैं कि आप कम्युनल फाइट्स मत करिए? आप कैसे पॉलिटिक्स को क्वेश्चन? तो पॉलिटिक्स से डरना नहीं चाहिए, रिलीजन से डरना नहीं चाहिए। मैं हमेशा खुल के रिलीजन, जो रिलीजियस गुरुज जो फालतू की बातें करते रहते हैं, शास्त्र और पुराण, किसी ने कोई नहीं पढ़े हैं शास्त्र पुराण, ये सब बकवास करते हैं, उस पर कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी 24 घंटे क्या चलता है टीवी में? लोग आजकल सारी बात क्या करते हैं? राजनीति की। करेक्ट। जो चीज 24/7 कंज्यूम कर रही है आपको, उस पर फिल्म क्यों नहीं आनी चाहिए? मुझे एक चीज़ और लगती है कि जिस तरह से मतलब कहते हैं ना, हिस्ट्री जो लिख रहा है वो रीडिफाइन कर रहा है बार बार। अब क्योंकि आपने 2-3 फिल्में ऐसी बनाई हैं जिसमें मैं बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम को भी इंक्लूड करूं, कि फैक्ट्स एंड फिगर्स का एक वर्जन होता है। तो मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि कई बार कई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आपको पता चलती हैं। कई बार आप डिस्कवर करते हो 5 साल बाद कि अरे यार मैं तो इसे ऐसे समझता था, ये तो ये निकला। या फिर आपको पता चलता है कि यार ये वर्जन अलग लिखा हुआ है, ये वर्जन अलग लिखा हुआ है। आप सिर्फ पुणे एक्ट को देख लोगे अंबेडकर और गांधी के बीच की चीज़ों को, तो आपको एक अलग चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं। लेकिन अदरवाइज आप दोनों की अगर इंडिपेंडेंट ऑटोबायोग्राफी या उनके बारे में चीज़ों पढ़ोगे तो आप अलग चीज़ नज़र आएगी। उनके बारे में किसी और से सुनोगे तो पढ़ोगे तो एक अलग चीज़ आएगी। तो पहला सवाल ये है कि जब आप एक फिल्म बना रहे हो जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट या एक पॉलिटिकल इवेंट पे बेस्ड है, उसे बनाते वक्त कितनी सावधानी आप इस बात का रखते हैं? क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, वो तो कोई फिक्शनल चीज़ है नहीं जो आपके अंदर से आ रही है। जहां आप ये, जैसा भी आप एग्जाम्पल दे रहे थे गांधी फिल्म का, कि वो रोटी वाले सीन के बाद उन्होंने नहीं दिखाया है, ठीक है, और वहाँ कट कर दिया है उसे। तो एज अ फिल्म मेकर जब आप इन फिल्मों को बनाने जाते हैं तो आपको पता है कि यार मैं और मुझे सर ये लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कहीं ना कहीं आपका एक एजेंडा होता है, हर आदमी का होता है और होना भी चाहिए, वरना वो फिल्म बना क्यों रहा है। एजेंडा से मेरा मतलब है बिलीफ। एजेंडा इज अ रॉन्ग वर्ड, बिलीफ होता है। तो कितना ध्यान है? एजेंडा इज अ बेटर वर्ड। बिलीफ मेरा कुछ भी हो सकता है। मेरा बिलीफ जो है हो सकता है, मेरा बिलीफ कश्मीर फाइल्स में जो मैं लोग जो टेक अवे ले जा रहे हैं वो मेरा बिलीफ ना हो, पर वो मेरा एजेंडा हो सकता है। एजेंडा हो सकता है। तो कहने बोथ आर ट्रू। हाँ, इट्स थोड़ी लिटिल आई एम एलैबोरेटिंग माय क्वेश्चन कि इफ आई नो कि ये मोबाइल यहाँ पे गिरा हुआ था और ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, बट मुझे ये पता चला है कि ये कभी गिरा ही नहीं था, ये तो हमेशा से यहाँ रखा हुआ था। अब मैं एज अ फिल्म मेकर
अपने सीन शूट करता हुआ आ रहा हूँ, अपनी कहानी तैयार करता हुआ आ रहा हूँ, लिख कर स्क्रिप्ट आ रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे आकर इस चीज़ पे डिफाइन करना जहाँ दो बातें चल रही हैं कि ये गिराया गया था या ये रखा हुआ था। नाउ मेरी फिल्म जिस रूट से आ रही है वो कहती है कि ये हमेशा से यहाँ रखा हुआ था, ये कभी गिराया नहीं गया था। अब मैं इसे अपनी फिल्म में दिखाने जा रहा हूँ, जिसको लेकर हो हंगामा होने वाला है, एक पार्टी उठने वाली है, दूसरी पार्टी, जो भी है, इसका आप कितना ध्यान रखते हैं? इफ़ माई क्वेश्चन इज क्लियर। एंड सेकेंड क्वेश्चन अटैच टू दैट इज कि आप इन पे रिसर्च का आपके प्रोसेस क्या है, हाउ यू स्टार्ट एंड लाइक। देखो मैं पढ़ा है, मैंने रिसर्च, राइट, सो मैं स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है। मैंने एडवर्टाइजिंग में भी ज्वाइन किया तो शुरू के 4-5 साल रिसर्च में ही था, डिपार्टमेंट में, तो इसलिए मुझे पता है कैसे रिसर्च करते हैं, प्राइमरी रिसर्च, आई नो दैट टेक्निक होता है। तो हम क्या करते हैं कि अभी जैसे मैं ये बना रहा हूँ, जो अगली फिल्म बना रहा हूँ, ये जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तब मेरी, अभी तुम सौरभ से मिले थे, मेरा हेड ऑफ रिसर्च, तो मैं जो मेरी एक टीम होती है उनको मैं कहता हूँ अच्छा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें मिलती हैं करते रहो। फिर मैं रोज़ सुनता हूँ, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं रोज़ शाम को बैठता हूँ, कहता हूँ अच्छा अब क्या आज डिस्कवर, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3-4 ईयर्स, और पैरेलल 2-3 सब्जेक्ट्स में हम चालू करते हैं काम। तो जैसे हम शुरू किया, आपने से फॉर एग्जांपल आपने सिख राइट से शुरू किया, पर हो सकता है वो घूमते हमको ले गई केरला 1920 में, वहां से हमको, तो मेरा ये है कि थिंग्स विच आई फाइंड वेरी डिस्कवरेबल, करेक्ट, मैं उन पे फोकस करता हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं तुम्हारे लिए क्या सही है, भाई हो सकता है तुम कुछ और डिस्कवर करना। जो चीज़ें मैं डिस्कवर करता जाता हूँ पहले मैं उनको समझता हूँ। दूसरा क्या है, ऑथेंटिसिटी। अब एक ही चीज़ है, उसमें 2 किताबें मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये 2 नेशन थ्योरी के लिए हम लोग ब्लेम करते हैं सर्टेन लोगों को, ABC की, इन्होंने 2 नेशन थ्योरी चालू की, करेक्ट है। लेकिन जब महात्मा गांधी जिन्ना से मिलने गए, ये अच्छा ये तो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं। कुछ चीजें जिनमें इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन किया, ये तो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। राम मंदिर हमने बनाया, ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। अब उसके पीछे क्या हुआ वो आप देखिए। तो ये तो जब गांधी मिलने गए, 14 दिन बॉम्बे में रहे जिन्ना के पास, जब कांग्रेस ने मान लिया था, तो व्हेन ही टोल्ड जिन्ना कि जिन्ना नहीं, प्लीज डोंट डिवाइड इंडिया, कहता है मैं क्या कर सकता हूं। He showed in the book of Ambedkar thoughts on Pakistan, and he said तो Ambedkar has written कि Hindu and Muslim are 2 nations, they can never ever live together, और एक ही solution है कि 2 nations बनने चाहिए, करेक्ट। लेकिन अंबेडकर का तो किसी को नहीं पता ये बात, उनको तो लिखते हैं कि संविधान उन्होंने लिखा था। वेदर अंबेडकर वाज राइट और रॉन्ग ये डिसाइड करने वाला मैं कोई नहीं होता, करेक्ट। उस वक्त की समझ, उस वक्त की कंडीशंस क्या है, वो कोई न्यूज़पेपर, बुक, मैगजीन सामने नहीं रख सकती है। तो अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है तो आप ये नहीं कह सकते ये सही था, ये गलत था। आप उस वक्त का पूरा जो वो जिग्जॉ है पूरा उठा के ऑडियंस के सामने रख दीजिए। और मैं फिल्मों में कभी डिसाइड नहीं करता हूँ क्या सही है, मेरी कंक्लूजन ही नहीं है। आप सारी फिल्मों में देख लो, कोई कंक्लूजन नहीं है कि सही था कि गलत था। तो दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड। मैं कश्मीर में क्या किया, मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यू किए, 700 लोगों के, उन्होंने जो बोला और जो जो उसमें से कोलैबोरेट हुआ उस वक्त के पेपर कटिंग्स में या उस वक्त की बुक्स में या सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, हमने कितनी तो आरटीआईज फाइल की, जो आरटीआईज की रिपोर्ट आई, और हमने कहा जो एक सेट बनता है, सबसेट्स होते हैं, एक सेट जो मेन सेट बनता है जिसमें जितनी कॉमन चीजें वो डाल दो। मतलब जो बात फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं उसको भी इस गोले में डालो, यानी ये मोस्ट कॉमन में जो उनका दुश्मन कह रहा है उसको भी डालो, और जो ये बीबीसी वाले ने लिखा था इसको भी डालो। अच्छा, ये तीनों लोग एक ही बात कह रहे हैं कि ये चीज 19 जनवरी को हुई थी, तो 19 जनवरी को हुई थी, करेक्ट। इस तरह से हम शुरू करते हैं। तो अब जो अगली फिल्म बना रहा हूं उसमें अंबेडकर ने भी जो बोला है, गांधी ने भी जो बोला है, जिन्ना ने, ये तीनों, नेहरू, ये सब कोलैबोरेट करते हैं, और ब्रिटेन पार्लियामेंट में वही रिकॉर्डेड है और इंडियन आर्काइव में भी वही रिकॉर्डेड है। उसको मैं पकड़ता हूँ, मैं दिखाता हूँ। अब प्रॉब्लम ये चीजें लोगों को पता नहीं है, लोगों को मोटी मोटी पता है कि जिन्ना ने भारत को डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन इंडिया के डिवीजन तो अंबेडकर भी चाहते थे, सिख लीडर्स भी चाहते थे, नेहरू ने भी बोला कि हम साथ नहीं रह सकते हैं। तो इंडिया में गांधी वॉज द ओनली वन, और आपको पता है गांधी को 1940 के बाद लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया था, गांधी को कोई नहीं सुनता था। गांधी को कि कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने पार्टीशन के ऊपर साइन कर दिया है, ये खबर तो वाइस रॉय से 2 दिन बाद मिली, गांधी को पता ही नहीं था। तो अब जब मैं ऐसी चीज दिखाऊंगा तो लोगों को डिसबिलीफ होगा, कहेंगे कैसे पॉसिबल है यार,
कांग्रेस तो गांधी जी के नाम से जानी जाती है, करेक्ट, बट कांग्रेस थ्रू गांधी ना डस्टबिन ये किसी को पता नहीं है। भाई अभी जैसे आज से 100 साल बाद कोई फिल्म लिखे और कहे कि अडवाणी जी को तो भाई 2014 के बाद किनारे कर दिया गया, वो तो किनारे पड़े थे, उनसे तो कोई कुछ पूछता भी नहीं था, कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने तो खड़ी की थी, उनके ही कारण तो 2 लोग थे, उन्हीं ने पूरे बीजेपी को खड़ा किया, पॉसिबल ही नहीं है, उन्हें तो भारत रत्न मिला है, कोई यकीन करेगा? और वो भी इस टाइम पे मिला है, पर तुम्हारी आंखों के सामने है कि नहीं? बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है जब आप हिस्ट्री के छुपी हुई चीजों को, परतों को खोल के बाहर रखते हैं। इसलिए मैं अमेरिका की बड़ी तारीफ करता हूं, उनके कुछ मेन चीज होती है, उसमें इतनी फिल्में बना देते हैं, इतने इंटरप्रिटेशन, टेक व्हाटएवर यू वांट, और वो बहुत खुल के बनाते हैं। नहीं, मेरा एक और चीज भी है कि इतना खुल के बनाते हैं। मैं कल वो फिल्म देख रहा था, नॉन स्टॉप ब्लैक्स, जूस, ये वो नाम लेके बोलते हैं, क्रिश्चियन, ये वो। भाई जब तुम 24 घंटे हिंदू मुस्लिम कर रहे हो तो उस विषय पे फिल्म बनाने में तुम्हें डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि भारत की समस्या क्या, भारत है क्या। तो तुम्हें लगता है कि अगर मैं बोलूंगा यार कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कौन पड़े कंट्रोवर्सी में, मेरी तो अच्छी खासी जिंदगी कट रही है, मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, मैं ऊट पटांग फिल्में बनाता हूं और मेरी तो जिंदगी अच्छी चल रही है, और ये सब तो डम है, ये तो बेवकूफ है, इनको तो बस वही बांटते जाओ। वो नहीं होता, स्वामी जी के पास जाते हैं, एक पत्ता लेके यूं 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 कर देते हैं और सब कहते हैं अब मेरा बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, राइट? इट्स लाइक दैट। तो मैं चुप रहता हूं, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूं। मैंने अपने आप को बॉलीवुड से रिजाइन करके अलग कर लिया। आई एम अ स्टोरी टेलर, राइट? फिल्म इज वन ऑफ द मीडियम्स आई यूज। आई ऑल्सो यूज सोशल मीडिया टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। आजकल पॉलिटिक्स बंद कर दिए, जीरो बात, कुछ बोलते ही नहीं पॉलिटिक्स, क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूं। तो आई एब्सोल्युटली मैं अलग हो गया हूँ। फिल्म एक मीडियम है, मैं किताबें भी लिखता हूँ उसी विषय, मेरी किताबें भी पॉलिटिकल हैं सारी। पहली बार एक स्पिरिचुअल फिल्म लिखी है, बुक ऑफ लाइफ, और मैं भाषण देता हूँ महीने में 10-15 दिन जा जाके, और दैट इज माई मेन प्रोफेशन, गिविंग स्पीचेस एंड मेकिंग यंग पीपल अवेयर। और मैं एक ही, तुम मेरी मास्टर क्लास में एक ही बात बोलता हूँ, इतनी, मैं यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जाता हूँ, हर बच्चा आजकल रिलीजन की बात करता है। मैं कहता हूँ तुमको तो बल्कि लात मारनी चाहिए, तुम्हें कहते देयर इज नो गॉड, सबसे पहले वहां से शुरू करो, जहां पे खत्म होना है तुम उससे शुरू कर रहे हो, तो कहां जाओगे आगे जिंदगी में? पॉलिटिक्स में तुम कैसे एक पार्टी की साइड ले सकते हो? तुमको तो दोनों पार्टी को रिजेक्ट करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर इतना खून नहीं है लात मारने का दुनिया में, तो तुम अपने को यूथ कहना बंद कर दो, तब तुम सिस्टम में आ चुके हो। अब तुम जिंदगी भर हल चलाओगे बैल की तरह से, यू नो। तो रिसर्च का मेरा ये है कि आई ट्राई टू लुक एट थिंग्स विच आर नॉट इन पब्लिक डोमेन, जो आम आदमी की नॉलेज में नहीं है। एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री ना भाई। आई वॉन्ट टू जस्ट ब्रिंग दैम एंड आई वॉन्ट पीपल टू डिबेट दैम। इतनी डिबेट हो कि लोग खुद जाके रिसर्च करें, करेक्ट। और जो मेरी तीनों फिल्मों में हुआ है, ताशकंद फाइल, सॉरी, बुद्धा ना ट्रैफिक जैम के बाद लोगों ने लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट पढ़ना चालू किया, अच्छा कौन जेल में कौन नहीं है, मेरे कारण कन्हैया कुमार वगैरह पॉपुलर हो गए इतने, ठीक, उन्हें पब्लिसिटी मिल गई। ताशकंद फाइल के बाद मित्रों के आर्काइव जो उसमें मेंशन है, वो किताब मिलेगी नहीं तुम्हें, इतनी बिकी इतनी बिकी इतनी बिकी वो, तो लोग खुद रिसर्च कर रहे थे। कश्मीर फाइल्स के बाद सबने जाके कश्मीर पर रिसर्च किया, बड़े बड़े लेख लिखे गए, किताबें लिख दी फिल्म के बाद। और जो मेरी अगली फिल्म आएगी अभी, उसके बाद देखना लोग पार्टीशन के ऊपर रिसर्च करेंगे। मेरा इतना इंटेंट है और कुछ नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है आपका, फर्स्ट तो जैसा आपने बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है प्लस जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है वो आप कलेक्ट करते हैं, एंड देन आउट ऑफ दैट लाइक आपकी ये इंटेंशंस तो क्लियर होते होंगे कि सब्जेक्ट मुझे मिल गया है और इस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द की चीज़ें अब मैं इस जो मेरे पास रिसर्च आ रहा है उसके थ्रू बनाऊँ, है ना। लेकिन अब इसमें दूसरा सवाल ये है कि जो थोड़ा फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ है कि मान लीजिए एक ऐसा सीन है जिसमें गांधी जी चलकर आ रहे हैं और अंबेडकर के साथ उनका संवाद शुरू होने वाला है, एंड एज अ फिल्म मेकर यू आर ऑन द सेट एंड यू आर अबाउट टू शूट इट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उन्हें कैसे ला रहे हैं, उनका चाल चलन कैसा होगा। ऑब्वियसली आधी चीज़ें उसमें हम रिसर्च के हिसाब से रखेंगे कि ऐसी हैं और गांधी जी ऐसे चला करते थे, बॉडी लैंग्वेज वगैरह। पर देन ट्रीटमेंट भी एक चीज़ हो जाती है ना, कि किसी कैरेक्टर को आपने इंट्रोडक्शन में ही क्या बीजीएम यूज़ किया, क्या शॉट यूज़ किया, किस तरीके से रिएक्शन कट ओवर्स किए हैं, या किसी को आता देख, किसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखा, अंबेडकर का दिखाना चाहते हैं, उनका दिखाना है ना, चाहते तो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं। तो सवाल वही कि ये शूट करते वक्त क्या ध्यान में रहता है, और दूसरा
कि ऑब्वियसली यहाँ तो इमेजिनेशन ही यूज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे पता नहीं था उस दिन बारिश हो भी रही थी या नहीं, गांधी जी आए थे या अम्बेडकर आए थे, कौन पहले बैठा हुआ था, चाय का प्याला किसने रख दिया, तो इन चीज़ों को आप कैसे तो देखो ऐसा है कि पहले मैं ये सब सोचा करता था, अब मैं सोचता भी नहीं हूँ, अब बहुत ऑर्गेनिक मेरा हो गया है यार। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने कैसे उसको ग्रैस्प किया है। पहले तो वो मैं और वो स्टोरी एक हो जानी चाहिए, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। अब तुम मुझसे बोलो कि अच्छा डिस्क्राइब योर वाइफ, तो मुझे सोचना पड़ेगा मैं कैमरा कहाँ लगाऊं, क्या करूं नहीं करना ना। तुम बोलो अच्छा अपनी बेटी के बारे में बताइए, तुम या अपने दोस्त के बारे में बताइए, आपको कुछ सोचना पड़े। मैं तुमसे कहूँ अच्छा अपना घर डिस्क्राइब करो, एक सेकंड के लिए तुम नहीं सोचोगे कैमरा कहाँ लगाना है, तुम वहीं खड़े हो जाओगे जहाँ कैमरा होना चाहिए कायदे से। तुम हिले हुए 2 इंच भी तुम्हें फर्क नहीं होगा, वहीं तुम जाके खड़े हो जाओगे उस जगह पे और वहीं कैमरा लग जाएगा, वही म्यूजिक तुम्हारे बजने लगेगा दिमाग के अंदर। तो फर्स्ट यू हैव टू बिकम वन, अनलेस व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग अ फिल्म फॉर मी। मैं सब त्याग करके इतना लड़ाई लड़के करता हूँ, मैं क्यों करूँ अगर। तो पहले तो वो फिल्म मेरी रूह से निकलनी चाहिए। जब रूह से निकल रही, कैमरे वैमरे सब अपने आप लग जाते हैं, कुछ कर नहीं होता। हाँ, एजेंडा होता है, होना चाहिए। अगर एजेंडा नहीं है तो आप यहाँ कर क्या रहे हैं भाई। आप पहले डिसाइड कर लीजिए आप क्या हैं। आप साहित्यकार हैं, स्टोरी टेलर हैं, या आप एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। 2 साइड कोई फिल्म नहीं। शिंडलर्स लिस्ट में 2 साइड थी क्या? वर्ल्ड की कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें 2 साइड हो सकती हैं? आप माफिया पे जब फिल्म बनाते हैं, या तो आप माफिया की साइड होके बना सकते हैं या आप पुलिस की साइड होके बना सकते हैं। कोई ऐसी फिल्म देखिए जिसमें दोनों लोगों को अच्छा बनाते हैं कि ये भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था, ये रॉबिन हुड था और वो सरकार की ड्यूटी। तो संभव नहीं है। आप दीवार भी बनाते हैं, 2 सगे भाई हैं, उसके पर एक का ही तो पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं। आपका एजेंडा है दिखाना हो। मतलब एजेंडा क्लियर होना चाहिए, मैं वही समझना चाह रहा था। एजेंडा वर्ड गलत हो गया, पर भाई आप कॉर्पोरेट मीटिंग में जाते हैं एजेंडा नहीं कहते। अच्छा व्हाट्स आप नेटफ्लिक्स। हाँ शायद मतलब एजेंडा उस तरीके से नहीं जिस तरीके से अब यूज होने लगा है। मतलब मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि है ना, हाँ मेरा एजेंडा हिस्टोरिकल चीजें, मेरा एजेंडा है हिस्टोरिकल चीजें, और मुझे मैं नहीं हूँ, आप नहीं हूँ, हमें इमेजिनेशन पे बेस्ड। और ऑब्वियसली फिल्म मेकिंग जैसा आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि फिक्शनल कहानियों में हम अपने हिसाब से करते हैं कि नहीं यार मेरा हीरो ऐसे ही उठता है सुबह, या मेरा कैरेक्टर ऐसे ही चल कर आएगा। कुछ चीजें जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, बट अगेन मेरा एजेंडा इसकी क्लियर कट इमेजिनेशन वो क्रिएट भी कैसे होगा। अनअपोलोजेटिक एजेंडा होना चाहिए। मैं जैसे अभी ये बना रहा हूँ जो अगली फिल्म, मेरा एजेंडा बड़ा क्लियर है। क्या कारण है कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे नॉन स्टॉप वायलेंस होती है, और ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ हिंदू मरते हैं या मुस्लिम मरते हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर भी मरते हैं। एज अ टूरिस्ट मैं जाऊं मैं भी मर सकता हूँ। वायलेंस है वहां, रेप ये चल रहा है, क्यों है? तो मेरा एजेंडा बड़ा सिंपल है। आई वांट टू से कि बंगाल एक ऐसी जगह जहां पार्टीशन आज तक नहीं रुका, क्योंकि इट्स ऑन द बंगाल बॉर्डर एंड इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड बॉर्डर फॉर वोट बैंक्स। और इसका मतलब ये नहीं कि आज ममता बनर्जी है तो वो करती हैं, ये कांग्रेस ने भी किया है, कम्युनिस्ट ने भी किया है, इनने भी किया है, वहां बीजेपी आएगी वो भी यही करेगी, बिकॉज यू क्रिएट वोट बैंक्स लाइक दैट। तो ये 75 साल से क्यों नहीं बदली वो चीज? आई वॉन्ट टू स्टडी दैट। ये मेरा एजेंडा है, और वो करते करते ऑडियंस के तक पहुंच जाएगी। इसके बाद मैं महाभारत बना रहा हूं, मेरा बड़ा क्लियर कट एजेंडा है। आई डोंट वांट टू प्रेजेंट महाभारत एज अ माइथोलॉजी, करेक्ट? तो नो मैजिक एंड नो मिरेकल, हवा में उड़ गए, ये कर दिया, उधर कर दिया, यानी ग्रेविटी आपने तोड़ दिया, आपने 50 किलो का मुकुट रख दिया, आपने ग्रेविटी को ही तोड़ दिया, ये तो संभव नहीं है। आई एम नॉट मेकिंग अ महाभारत वेयर अर्जुन और कृष्ण, महाभारत में जो रियल महाभारत है, अगर हिस्ट्री मानते हो तो 55 और 65 साल के थे, और आपने जो महाभारत देखी उसमें कितने साल के थे? हाँ वो जवान थे दोनों, खूबसूरत, चॉकलेटी, एकदम यंग, है ना? करेक्ट। ये गलत है, ये मतलब वो एजेंडा लोगों को पसंद है, वो लाइक, क्योंकि लोग ऐसा सुनना चाहते हैं। हर आदमी सुनना चाहता है आपका बेटा बड़ा खूबसूरत है। तो मैं झूठ बोलूं क्या, या मैं आपको ये दिखाऊं तुम्हारा बेटा खूबसूरत है लेकिन नंबर 1 का बाहर जाते ही साथ गुंडा बन जाता है। कईयों ने तो ट्रिमर तक दे देते उन्हें, हाँ वो ट्रिम करके आते हैं प्रॉपर। हाँ, और जिस तरह की उनने दाढ़ी शेव किया हुआ है, मेरा सारा रिसर्च है, वो संभव ही नहीं था उस वक्त। दैट शार्पनेस ऑफ ब्लेड डिड नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट? तलवार से तो नहीं कर सकते थे। तो एनीवे, तो तो कपड़े भी जैसे द्रौपदी को पहनाए हैं, उसमें सब कुछ किया, जिस तरह के महल है वैसे महल थे नहीं, सोने होने के महल, ये सब अतिशोक्तियां हैं, ये सब दैट विल ऑफेंड लॉट ऑफ पीपल, राइट? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज पूरा हिंदू समाज, उससे बोलो महाभारत माइथोलॉजी थी तो गुस्सा हो जाता है,
कहता नहीं हिस्ट्री थी, हिस्ट्री की जब तरह दिखाओ तो गुस्सा हो जाता है, कि ऐसे क्यों दिखा रहे नहीं ऐसा क्यों दिखा रहे, तो माइथोलॉजी थी। हाँ करेक्ट। किसी ने आज तक ये सवाल पूछा, आप कह तो देते हैं अरे उनकी सेना के पास 10,000 हाथी थे, बोलते हैं ना, राइट, लाखों हाथी थे, यानी वीएफएक्स है तो तुम जहां तक दिखे बना दो उसको। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 10,000 हाथी थे, सुबह कितना पूप करते होंगे दिन में और रात को, कितने टन करते होंगे, उसको कितने लोग लगते होंगे साफ करने के लिए, कहाँ फेंकते होंगे, क्या बदबू होती होगी, क्या इन्फेक्शन होता होगा। नाउ लेट्स टॉक स्वीटहार्ट, लेट्स टॉक हिस्ट्री। अब जब ऐसी बात आप कर, क्या हो गया है कि भारत के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, सबसे जटिल समस्या, हमने हमारे यहाँ धर्म ने और राजनीति ने लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर दी है। स्कूल में कोई क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता नहीं है। जिस तरह का मीडिया है, तुम्हें अच्छा लगता है मीडिया जो है, बिल्कुल नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग मार दी है, खत्म, किसी को कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। तो जब आप राष्ट्र में क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे ऊपर नहीं रखते हैं, तब आप सबसे पहले लिटरेचर, पोइट्री, आर्ट, क्रिएटिविटी को मार डालते हैं। और आज भारत में ये पोइट्री नहीं बची, साहित्य नहीं बचा, बिल्कुल, सिनेमा में साहित्य खत्म हो गया, किताबों पे फिल्में बनती थी वो खत्म हो गया, आपने संगीत में से लिरिक्स हटा दिए, आपने संगीत में से मेलोडी हटा दी। तो ये सब का विनाश सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है लोगों को सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है। नहीं, और मैं वो भी देख रहा हूँ सर कि जिस तरीके से जैसे परसाई की ही आप कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़ते हैं या उनके लिखे आर्टिकल्स भी पढ़ते हो, जिस तरीके से खुलेपन के साथ कमेंट, शरद जोशी की, और तब वो गवर्नमेंट के सामने खड़े होकर इतने खुलेपन से जो कमेंट्स होते हैं। में बड़ा हुआ, पता है तुम्हें? मुझे क्या बात है, क्या बात। शरद जोशी की किताब तो मेरे पिताजी को ही समर्पित है। हरिशंकर परसाई जबलपुर में उनको बहुत क्लोज थे हम लोग, अरे वाह, घर जैसे ये रिश्ते थे। शरद जोशी तो खैर ये दिस इटसेल्फ इज अ पॉडकास्ट, मतलब इस पे तो हाँ, दुष्यंत कुमार के जो दोनों बेटे हम साथ में ही पढ़े हुए हैं, घर है दुष्यंत कुमार, शरद जोशी सब हमारे। मेरा नाम दिनकर जी ने रखा है, मेरे ऑफिस आओगे तो फोटो लगी है मेरी, दिन राम दिन साथ दाढ़ी। मेरे नाम में जो रंजन है, विवेक अग्निहोत्री, जो रंजन है वो उनकी देन है। क्या बात है। तो मतलब मुझे लगता है कि वो जो एक माहौल, उन्होंने बोला कि विवेक अग्निहोत्री कितना छोटा सा नाम है, कल को ये कोई साहित्यकार बना, बड़ा आदमी बना तो बड़ा नाम होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर, इस तरह से विवेक रंजन अग्निहोत्री, ऐसे मेरे नाम में ये नाम तो काफी भारी हो गया है। तो हाँ, तो नहीं, मैं यही कह रहा था कि ये जो कॉन्वर्सेशंस है जो अभी हम कर भी रहे हैं, अदरवाइज भी, कि पहले आपके है ना वैसा इन्वायरमेंट हुआ करता था जिसमें ये बातों की तरह की जाती थी। अब तो ऐसा लगता है कि दोस्ती टूट जाएगी, अब तो ऐसा लगता है कि हाँ, पर क्या डर, अरे जो आदमी इन चीजों से दोस्ती तोड़ दो, दोस्त है ही नहीं तुम्हारा, पहली बात तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये चीज कॉमन भी नहीं है। अच्छा, अब दूसरा अगर आप देखो, जो जेनजी आ रहा है, ये मतलब एक तो काफी सॉर्टेड है वो लोग बहुत सारी चीजों पे, पर ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि पिछली चीजें, आधे टाइम तो हम खुद नहीं थे, और मेरे सालों पहले, और फिर अभी आपने जिन लोगों का नाम लिया है, दिनकर और परसाई, जो मेरे लिए एक दूसरी दुनिया के ही हो रखे, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ किताबों के थ्रू ही मिला हूं मैं उनसे, है ना। तो आप कह रहे हैं आप उनके आसपास, तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। अब शायद मैं आपसे अगर बात ना करूं तो बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं चलेंगी, और शायद मैं जेनजी के उन बच्चों से बात ना करूं जो मतलब 2000 के बाद वाले हैं, जिन्हें बहुत सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कई तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि मतलब कई राज्य अभी हाल फिलहाल में बने हुए हैं, कुछ नहीं पता, उत्तराखंड अभी बना है, किसी को नहीं। हाँ, वो उनके लिए वो भी हिस्ट्री हो चुकी है, है ना। तो आई थिंक पॉलिटिकल डिबेट जितने ईज के साथ पहले होते थे, अब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक मेरे ख्याल से कब चेंज हुआ, ये बीच में कहीं 2017-18 में चेंज हो गया कि एक मीटर सेट हो गया। अब क्यों 2011 में जब वो अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था तो दिन रात पॉलिटिकल डिस्कशंस हुआ करते थे, कोई ऑफेंड भी नहीं होता था, किसी को बुरा भी नहीं लगता था, किसी को भी गाली दो नहीं दो, कुछ जो करना है करो। आज तो आप बोल नहीं सकते हैं। बताओ मेरा रीजन, मेरे को ऐसा लगता है कि टू मच ऑफ रिलीजन एंड टू मच ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे लगता है टू मच ऑफ इंटरनेट भी हो गया कि आज इतनी ये ट्रोलिंग जो चीजें आ गई है ना कि आप ठीक है, आप एक तो कमेंट सेक्शन बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल कर दें, ठीक है, क्योंकि तारीफ ठीक है, अच्छी फिल्में लोग देख लेंगे जाकर, क्रिटिक्स बैठे हैं जो
जिन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। बट ये जो ट्रोलिंग आजकल चल रही है ना, रैंडम चीज़ें चल रही हैं, मतलब किसी ने कुछ और बोला है और आपको उस इंटरव्यू में देखते वक्त ये समझ आ रहा है कि नहीं बाबा इसका मतलब ये नहीं है, ये कुछ और कहना चाह रहा है। हाँ, बट उसको लेकर वो आप शब्द पकड़ के एक अलग चीज़ चल रही है। बट आपसे मिलकर मुझे बहुत बहुत अलग लगा, मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं आपको पहले से मैंने इनफैक्ट आई थिंक बुद्धा इन ट्रैफिक जाम के दौरान जब मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था तब आप आए भी थे उसकी स्क्रीनिंग में और आपने 2-4 शब्द कहते। यू आर अ वेरी हैप्पी, वेरी पॉजिटिव, वेरी लाइट हार्टेड पर्सन, जो मेरे को नीड नहीं, आई हैव नो फियर टू लूज एनीथिंग, मेरे को किसी से कुछ चाहिए नहीं। वो वाइब से भी पता चलता है। और मुझे तो इनफैक्ट आजाद पंछी हूं। जोक्स अपार्ट मुझे ऐसा लगता है कि यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ लेफ्टिस्ट फ्रेंड एज वेल। मेरे दोस्त लेफ्टिस्ट ही हैं, ये राइट विंग वाले बहुत जो ज्यादा आदमी लोग, परसाई की गोद में खेलकर बड़ा हुआ है और दिनकर ये जो राइट विंग वाले जो लोग हैं, हाँ देखो राइट विंग लेफ्ट विंग ये सब बेवकूफी की बात है। हाँ। इंडिया में हर आदमी राइट विंग है। हाँ। भाई लेफ्ट विंग क्या होता है तुम मुझे बताओ। मैंने अपने पिछले शो में एक लाइन लिखी थी कि 40 से पहले जो कम्युनिस्ट ना हुआ उसके पास दिल नहीं होता, और 40 के बाद जो कम्युनिस्ट रह गया उसके पास दिमाग नहीं होता। सही बात। नहीं देखो इंडिया में लास्ट की बात है, मैं बोल देता हूँ कि इंडिया में देखो राइट विंग का मतलब क्या है, थोड़े से ट्रेडिशनल लोग, कंजर्वेटिव लोग, रीति रिवाज को मानने वाले लोग, मोटा मोटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और एक है रिबेलियस, सब तोड़ो कल्चरली, नए ट्रेडिशंस, रेबल विदाउट अ कॉज, हाँ रिबेल करो, ये करो, वो लेफ्टिस्ट हो गया। दूसरा लेफ्ट राइट का इकोनॉमी को लेके होता है। इकोनॉमी यानी जो लेफ्ट वाले हैं वो सोशलिस्ट लोगों को सब्सिडी दो, पैसा दो, ये दो, ये दो। अभी राइट विंग की सरकार है, इससे ज्यादा तो सोशल वेलफेयर किसी ने नहीं किया होगा। 80 करोड़ लोग इंडिया में फ्री में खाना खा रहे हैं, फ्री में ये मिल रहा है, फ्री में वो मिल, सब हम सोशलिज्म पे चल रहे हैं। और कौन सी सरकार आज तक हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में आई है जो कि धर्म के बिना इलेक्शन लड़ती हो? धर्म पे अगर इलेक्शन लड़ रही है वो, जाति पे, रीति पे, रिवाज पे, तो मतलब वो राइट विंग है। तो इंडिया में लेफ्ट विंग तो है नहीं, भूल ही जाओ, सब कहने की बात है। पूरा इंडिया राइट विंग है, उसी के अंदर हम लोग लड़ते रहते हैं राइट विंग में कि राम के भक्त कौन है, कृष्ण के भक्त कौन है, और कौन सा मंदिर अच्छा है, और कौन से रीति। भाई एक घर में बैठो, 3 औरतें होंगी तो वही कहेंगी नहीं हवन में इस हाथ से डालते हैं, नहीं ये डालते हैं, ये करो, नहीं वो लड़की घर आएगी बाया पांव करे, दाया पांव करे, यही सब चलता रहता है। और हम एक फैमिली ओरिएंटेड एग्रीकल्चर वाले कल्चर की सोसाइटी है। हमारा बहुत एक इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने कभी सारी दुनिया की हम केयर नहीं करते। अगर हम केयर करेंगे तो हमें अलग तरह से सोचना चाहिए। इसलिए हम क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह पे विश्वास करके कर क्या लेंगे। अगर तो एक यंग लड़का लड़की है, उसने क्रिटिकल थिंकिंग कर ली, तो उसके पिताजी तो 2 झापड़ लगाएंगे उसको खींच के, अरे बहुत अपना दिमाग चला रहे हो, बोला ना बैठ जाओ तो बैठ जाओ। तो इसलिए हमारे क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं पनपती है, जो गलत बात नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बुरी बात है, बट आई थिंक अब टाइम आ गया है। इसमें जो बस एक जो पतली मतलब पगडंडी के इस पार और उस पार वाली जो बात हो रही है ना, एक तो पहली बात ये कि आई थिंक राइट विंग अलग बात है, एक ये बात हो जाती है कि मैं उसे सुनने ही नहीं वाला। एक तो वो मेंटालिटी जो है वो गलत। मेरे तो सारे दोस्त दुश्मन है मेरे, तो मेरे बचपन के दोस्त हैं सारे के सारे। तो एक वो मेंटालिटी है। दूसरी ये है कि राइट लेफ्ट के डिबेट में ना आधी कंफ्यूजन ये भी चल रही है कि क्या राइट होना मतलब लेफ्ट होना मतलब हिंदू ना होना हो जाता है, या वगैरह वगैरह, या अगर राइट विंगर है तो वो ये नहीं सोच सकता कभी कि उसका लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है, तो दैट इज नॉट, ये बहुत गलत बात है, दिस इज नॉट गुड। अब ये चीज की क्लैरिटी नहीं है ना, ये होगी और ये होनी चाहिए, होगी। कॉन्वर्सेशन तो चालू हुआ है कम से कम। इसमें हो सकता है कि एक देखो ये पेंडुलम है, पेंडुलम जब यहां तक जाता है तो यहां जरूर आएगा, तो थोड़ा पेशेंस से समझ में आती है, वक्त आता है तब समझ में आता है। लेकिन जैसे बेटा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ बाप को यही लगा था बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं। फिर एक दिन बोलता है तो कहते हैं कि सुनता क्यों नहीं, सुनता तो ये पेंडुलम जब यहां तक जाता है तो यहां आएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं। प्रॉब्लम वहां है जब कुछ लोग इस पेंडुलम को यहां तक आना जबरदस्ती खींच के ऊपर ले जाते हैं ना, जब ये सोच के कि अब ये कभी वापस नहीं जाएगा। लेकिन जब वो वापस आता है ना तो इतना विनाश करते हुए जाता है ऊपर तक। रॉकिंग बॉल क्या बोलते हैं उसको, वो गाना भी है ना उसका, माइली साइरस का। तो वो जब ऊपर तक जाता है तो इतना विनाश करता है। मुझे डर इस बात से लगता है कि ठीक है सब करो, पर इतना धर्म और राजनीति को जीवन में इंपॉर्टेंट मत कर दो कि जब वो नीचे गिरे तो तुम्हारा ही विनाश हो जाए। इसलिए मैं पॉलिटिकल फिल्म बनाता हूं,
पर हम लोग पॉलिटिक्स घर में कभी, मैं तो लीस्ट पॉलिटिकल हूँ, मेरे को जो जानते हैं तुम भी, आई गिव अ डैम। इलेक्शन से मुझे मतलब नहीं क्या हो रहे हैं, कौन जीतेगा, क्या होगा, लोग इतनी सीट उतनी, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं पॉलिटिशियन से बहुत दूर रहता हूँ। लोग सोचते होंगे मैं धर्म, मैं कभी मंदिरों में जाता नहीं हूँ, बहुत कम जाता हूँ, ऐसा नहीं मुझे खराब है, लेकिन हमारे यहाँ कोई रिलीजन का नहीं। बट हिंदू फिलॉसफी की अगर तुम बात करो, देन तो मैं बहुत, यानी आई एम वेरी फिलोसॉफिकल पर्सन दैट वे। पर वो फिलॉसफी है, वो रिलीजन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक आपके पूरे ऑफिस का जो वाइब भी है, जो मैं जब से आया हूँ, सामने आम का पेड़, अंदर एकदम ऐसा आपका भी स्वभाव, तुम्हें क्या लगा था यहाँ मूर्ति लगी होगी और घंटी बज रही होगी? ऐसे नहीं। नहीं, वो भी हो तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बट यू टर्न आउट टू बी अ वेरी लाइक डिफरेंट फ्रॉम अभी तक जो परसेप्शन आप यूजुअली उन कटिंग्स में देखते आते हो ना। जो तो एक तो जिंदगी में हमेशा ये देखो कि लोगों से मिलो। हम पुराने जमाने के लोग हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे एक घर में गुलदस्ता भी भेज सकता था, चॉकलेट और वाइन भी भेज सकता था, लेकिन क्या है, जब तुम लोगों से मिलते हो ना पर्सनली, तो आंखों में आंख डाल के बात करनी पड़ती है, तो एक आंखों की शर्म होती है। तो आप लोगों को जैसे व्हाट्सएप या ट्विटर में ऑफेंड कर सकते हैं, वो आप आमने सामने नहीं कर सकते। वो शायद वो कमेंट करने वाले भी आपसे मिलके वैसी बातें ना कर पाए, नहीं करते। मेरे तो कितने लोग ट्रोल करते थे, दुश्मन मेरे को रियल लाइफ में मिलके भक्त हो गए। अब तो इतने मेरे घर जैसे हैं, मैं जाता हूँ तो मेरे लिए खाना लाते हैं, पूड़ी आलू ले आते हैं, मेरी बीबी ने भेजा है, अचार भेजते हैं रेगुलर। मेरे को तो दुश्मन मतलब इतना ट्रोल करते थे, मेरे को भेजते हैं मेरे को इतना सारा। तो ये गलतफहमियां हैं, असली जिंदगी बहुत अलग है। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन की आपको उतनी जरूरत नहीं थी जितनी मुझे। नहीं राहुल, मैं इसलिए आई वांट योर फेस टू बी सीन, पीपल शुड रिकॉग्नाइज योर फेस। मैं इसको बहुत देखना, बहुत मैं खुद पर्सनली प्रमोट करूंगा, बिकॉज आई सी। और मेरा कोई तुमसे लेना देना नहीं है। कभी अच्छी फिल्म लिखो, तुम्हें लगे कि कहीं फिल्म बनानी है, ऑलवेज यू आर मोस्ट वेलकम। अगर मैं कर सकता हूँ तो आई डेफिनेटली, नहीं भी करूंगा तो आई डेफिनेटली पुट यू इन द राइट प्लेस जहाँ तुम बना सको। मेरा वो मकसद नहीं है, मेरा बस इतना है, हिम्मत मत हारना। जो तुम रास्ते पे निकले हो, मेंटेन दैट। जब भी तुम्हें जिंदगी में ऐसा महसूस हो लंगूर डालना है, बड़े से बड़ा स्टार मना कर दे, अगर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रॉबर्ट डी नीरो, कोई भी मना कर दे, फिल्म छोड़ देना, लेकिन लंगूर पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। थैंक यू सो मच फॉर दैट एडवाइस सर, थैंक यू सो मच।